जी अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 15 निकाल लें। इनकम होम प्रॉपर्टी और अदर सोर्स पढ़े हुए आपको बहुत अरसा हो गया है। मैंने आज 6:20 पे इस कमरे के अंदर उसके एक न्यूमेरिकल की रिकॉर्डिंग करवानी है। अगर आप में से जी 6:20 अगर आप में से कोई इधर हुआ तो बताइएगा, वरना इंशाल्लाह ये 20 मिनट की रिकॉर्डिंग होगी। हम आपको बजरिया यूट्यूब आपके घर भेज देंगे। डाकिया आएगा डाक लेके। पेज नंबर 3999, पेज नंबर 399, पेज नंबर 399 ये कहता है, पेज नंबर 399 ये कहता है, पहले 122 बी पढ़ लें। रिवीजन बाय चीफ कमिश्नर लिखें। कभी कभी हमारी इनकम माफ होती है, कभी कभी हमारी इनकम एफबीआर की तरफ से माफ होती है। 122 बी के साथ लिखें। कभी कभी हमारी इनकम एफबीआर की तरफ से माफ होती है, लेकिन हम नहीं मिलेगा सफा ये, लेकिन हम कमिश्नर से एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट ले लेते हैं, लेकिन हम कमिश्नर से एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट ले लेते हैं। कमिश्नर से एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट ले लेते हैं ताकि वो टीज ना करे, तंग ना करे। मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैंने कोई, ताकि वो टीज ना करे। अच्छा जी, अब कॉन्सेप्ट सुनिएगा, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कभी, खामोश रहें, अगर कभी एफबीआर ने आपकी इनकम माफ कर दी तो कमिश्नर फिर भी पंगे लेता है। नहीं यार, ये तुम्हारे बारे में तो नहीं कहा, ये तो गुजरांवाला वालों के बारे में कहा, तुम्हारी दुकान तो गुजरात में है, ऐसे ना करो, तुम्हारी तो फैक्ट्री उधर है। तो कई दफा कमिश्नर छूट देता है, लेकिन एफबीआर छूट देता है, लेकिन कमिश्नर हट जाता है, कहते हैं मुझे तो नहीं लग रहा ये तुम्हारे लिए है। यानी कि आईकैप का कोई नोटिफिकेशन आया था एक दफा, पता नहीं किनका कौन सा पेपर एग्जाम है, बच्चे लड़ते रहते थे, मेरा माफ है तेरा माफ है, पता नहीं क्या बनना है। एक दफा हुआ था इस तरह। तो कई दफा कोई नोटिस आता है गवर्नमेंट का, वो लोगों को समझ नहीं आता। तो एहतियात के दर्जे में फिर क्या करना चाहिए? एहतियात के दर्जे में टीचर से ही जाके पूछ लें, भाई ये होमवर्क दिया आपने या नहीं दिया। क्लास में तो लड़ाई पड़ी, आधे कह रहे हैं दिया, आधे कह रहे हैं नहीं दिया। तो अगर कभी एफबीआर, बोले बोले अगर कभी एफबीआर को इनकम माफ कर दे, लेकिन कमिश्नर के पास अब जरूर जाएं तसल्ली के लिए कि मुझे एक सर्टिफिकेट बना के दो ताकि तुम ताकि तुम ताकि तुम और तुम्हारे शतुंगड़े, तुम और तुम्हारे शतुंगड़े, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, तुम और तुम्हारे मुन्ने मुझे आके तंग ना करें। क्योंकि ये भी आ जाते हैं अक्सर, ये तो अक्सर असिस्टेंट कमिश्नर इधर तो घूम रहा होता है, चल बाहर आ टैक्स पेयर। तो कमिश्नर के सबॉर्डिनेट्स भी हैं, ये भी आके तंग करते हैं। चीफ कमिश्नर में सुओ पतलो, अच्छा खुद ब खुद सुओ मोटो, सॉरी, द चीफ कमिश्नर में सुओ मोटो और ऑन, खुद ब खुद। सुओ मोटो का मतलब क्या होता है? कमिश्नर, चीफ कमिश्नर में खुद ब खुद और ऑन एप्लीकेशन बाय टैक्स पेयर या टैक्स पेयर के कहने पे, कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ अ केस, मंगवा लेगा। कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ अ केस, प्रोसीडिंग से क्या मुराद है? केस। कौन सा केस? ऑफ इशुएंस ऑफ, हाँ डबल अंडरलाइन करें, इशुएंस ऑफ एग्जेम्पशन और लो रेट सर्टिफिकेट, इशुएंस ऑफ एग्जेम्पशन और लो रेट सर्टिफिकेट। तो चीफ कमिश्नर खुद ब खुद या टैक्स पेयर के कहने पे मंगवा लेगा केस के रिकॉर्ड्स, और ही कैन कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स व्हेन ऑर्डर इज पास्ड बाय हिज छोटा। चीफ कमिश्नर के छोटे कौन है? चीफ कमिश्नर के छोटे अगर आप देखें तो कमिश्नर भी इसका छोटा है, ये भी इसके छोटे हैं। अगर इसके छोटे ने कोई भी ऑर्डर, असल में होता है पता है क्या, ये छोटे जो है
या ये जाके कहते हैं नहीं तुम्हारी इनकम माफ नहीं है, चीफ कमिश्नर कहते हैं लेके और रिकॉर्ड मैं बताता हूँ तुम्हारी इनकम माफ है या नहीं। और उसके बाद चीफ कमिश्नर में मेक रिवीजन इन द ऑर्डर ऑफ छोटा। तो चीफ कमिश्नर एक नहीं होता, हर शहर हर इलाके में डिफरेंट होते हैं, चीफ कमिश्नर भी हर इलाके में डिफरेंट होंगे। चीफ कमिश्नर में मेक रिवीजन इन द ऑर्डर ऑफ हिज छोटा, और चीफ कमिश्नर अपने छोटे के ऑर्डर को रिवाइज कर देगा। मतलब रिवीजन का क्या मतलब है, आमतौर पे क्या होगा, अब इजाजत दे देगा आपकी, आपकी इनकम माफ कर देगा। मतलब लिख लें, मेक रिवीजन मतलब आपकी इनकम माफ कर देगा चीफ कमिश्नर। अच्छा, पूरा बात समझने की कोशिश करें हुआ क्या है। आप लोग यहां पे सिर्फ पेज नंबर लिख लीजिएगा, यहां ना आइएगा जहां मैं आया हूं। आप लोग यहां पे लिख लें पेज 412, उर्दू में लिखा हुआ है पेज 412 पे। मैं आपको ये बात एक दफा दोबारा उर्दू में पढ़ा देता हूं। चीफ कमिश्नर अपने सबऑर्डिनेट का रिकॉर्ड मंगवा जिसमें उसके सबऑर्डिनेट ने एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट देने से, यहां से समझ आ जाएगा आपको घर में, वो अपने सबऑर्डिनेट के ऑर्डर में, बस खत्म हो गया, छोटा सा सेक्शन था। याद कर लें, चीफ कमिश्नर में कॉल फॉर रिकॉर्ड, असल बात यह है चीफ कमिश्नर में कॉल फॉर रिकॉर्ड, और उससे अगली बात आपने हाईलाइट कर ली हुई है, ऑफ अ केस ऑफ इशुएंस ऑफ रिकॉर्ड मंगवाएगा, ही कैन कॉल फॉर द रिकॉर्ड व्हेन ऑर्डर इज पास्ड बाय हिज छोटा। चीफ कमिश्नर में मेक रिवीजन इन ऑर्डर ऑफ हिज छोटा। ये मार्कर खोल लो या बंद कर लो, डिसाइड कर लो एक बार की करना है। अच्छा, चैप्टर के पहले सफे पे हमने पढ़ा था कि पहले चीफ कमिश्नर होता है, उसके बाद कमिश्नर होता है, इसको छोड़ें, फिर एडिशनल कमिश्नर होता है, फिर डिप्टी होता है, फिर असिस्टेंट होता है। ये जो कल से हम पढ़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, ये जो कल से हम कर रहे हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर और अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट तो तब होती है ना जब आप ऑडिट में रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दें, और अमेंडेड असेसमेंट तब होती है जब आपने इनकम कम बताई हो, टैक्स रेट कम लगाया हो, या कोई ऐसा काम किया हो जिससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू को नुकसान पहुंच रहा है। तो कमिश्नर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर नहीं भेजता आपके घर, और कमिश्नर आपके घर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर नहीं भेजता। आमतौर पे एडिशनल कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के जिम्मे होता है कि आपके घर असेसमेंट ऑर्डर भेजें। इन्होंने अगर बेस्ट जजमेंट या अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आपके घर भेज दिया जिसमें आपकी इनकम 20 लाख से 30 लाख पे ले गए, और कमिश्नर को इस बात के ऊपर तसल्ली ना हुई, तो कमिश्नर अपने छोटे को बुलाएगा और बुला के कहेगा कि भाई तुम क्या कर रहे हो। जैसे प्रिंसिपल साहब टीचर को बुलाते हैं, भाई ये क्या हो रहा है क्लासेस के अंदर, जैसे टीचर टीए को बुलाता है, भाई ये क्या किया आपने, तो कमिश्नर अपने छोटे को बुलाएगा और कहेगा तुम्हें मैंने पावर दी थी कि बेस्ट जजमेंट करो, लेकिन पावर देने का मतलब ये तो नहीं है तो पावर को पावरा बना देता और उनकी जान ले लेता। तो एक सेक्शन है जिसका नाम है रिवीजन बाय कमिश्नर, रिवीजन बाय ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाय देयर छोटा। अब सारी बात एक आसानी से एक दफा सुन लें। अगर कमिश्नर के छोटों ने कोई भी असेसमेंट ऑर्डर पास किया है, चाहे बेस्ट जजमेंट है, मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा एक बंदा नॉन रेजिडेंट शिप ओनर है, बाद में पता चला उसने कभी जिंदगी में शिप नहीं चलाई थी, तो कमिश्नर छोटों को कहेगा कि वो तो वैसे ही साहिल पे आया हुआ था, वो शिप तो साथ नहीं लेके आया था, तुमने उसे नॉन रेजिडेंट शिप ओनर करार दे दिया। और एक बंदा वेल्थ स्टेटमेंट लाया था अपने रिटर्न के साथ, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम लोग वेल्थ स्टेटमेंट ऐसे ही तंग करते हो लोगों को, मैंने तुम्हें पावर दी है, तुम बहुत ज्यादा आपे से बाहर हो गया, इधर चपेड़े मारो तुझे। तो सेक्शन की हेडिंग है रिवीजन बाय कमिश्नर इन द ऑर्डर पास्ड बाय हिज छोटा, इन द ऑर्डर पास्ड बाय हिज छोटा। कमिश्नर कैन खुद ब खुद, कमिश्नर कैन खुद ब खुद, कमिश्नर कैन खुद ब खुद मंगवा। अच्छा, अंग्रेजी हुई है नीचे वाली, लेकिन उधर चीफ कमिश्नर मंगवा रहा था,
इधर कौन मंगवा रहा है? कमिश्नर। ले आए। कमिश्नर कैन खुद ब खुद मंगवा रिकॉर्ड ऑफ अ केस इन विच ऑर्डर इज पास्ड बाय हिज छोटा। इधर लिखें सेक्शन 121 वाला और सेक्शन 100 ले आए, सेक्शन 122 वाला। 121 वाला कौन सा था? इस ऑर्डर का मतलब लिखें असेसमेंट ऑर्डर। असेसमेंट ऑर्डर कौन सा वाला? या सेक्शन 121 वाला या सेक्शन 122 वाला। अब याद करें, कमिश्नर में खुद ब खुद मंगवा द रिकॉर्ड्स इन विच एन असेसमेंट ऑर्डर इज पास्ड बाय एन ऑफिसर। अच्छा, इन तीनों को क्या कहते हैं? ऑफिसर। इन तीनों को कहते हैं, होते ये तीनों अफसर ही हैं लेकिन ये है नौकर ही जी। अब यही फिक्र है, बार बार इसको याद करें। तो द कमिश्नर कैन खुद ब खुद कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ अ केस इन विच एन ऑर्डर इज पास बाय हिज छोटा। कमिश्नर में मेक रिवीजन ऑन द ऑर्डर ऑफ हिज छोटा। ये तो आप लोगों ने लाइन इधर भी याद कर ली थी। कमिश्नर में उधर चीफ कमिश्नर था, इधर क्या है? कमिश्नर। और बाद में अपने छोटे के ऑर्डर को क्या कर देगा? रिवाइज कर देगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ रिवीजन किसने की है? ऑर्डर ऑफ रिवीजन मेड बाय कमिश्नर shall not be नुकसानदेह टू टैक्स पेयर। ये टैक्स पेयर को नुकसान नहीं देना। ये सेक्शन हमने बनाया ही दुनिया में टैक्स पेयर के फायदे के लिए है। कमिश्नर अगर तूने इस सेक्शन से टैक्स पेयर को नुकसान पहुंचाया तो ऐसी की तैसी। ले जी, का हमारा कानून तो बड़ा कमाल का निकला। लिखे ऊपर ये मेड बाय कमिश्नर, मेड बाय कमिश्नर। भाई हमने बड़ों से सुना है जैसा आप गुमान करेंगे वैसा मामला हो जाएगा, तो ऐसे गुमान बुरे ना किया करें, किताबों तक का मामला है। और द कमिश्नर कैन खुद ब खुद कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ अ केस इन विच एन ऑर्डर इज पास बाय हिज छोटा एंड कमिश्नर में मेक रिवीजन। एंड लिख लेना उससे पहले, एंड कमिश्नर में मेक रिवीजन इन द ऑर्डर पास बाय छोटा। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिवीजन किसने किया है? शेल नॉट बी नुकसानदेह टू द टैक्स पेयर। ये ऑर्डर टैक्स पेयर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बात खत्म होगी। बात बहुत आसान थी, दोबारा सुने। कमिश्नर के छोटे ने आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी और कहा कि आप नॉन रेजिडेंट शिप ओनर हो, आपके जहाज में 20 कुर्सियां थी, आप टैक्स दो। कमिश्नर आगे बढ़ा, कमिश्नर ने कहा उसके जहाज में 20 कुर्सियां नहीं थी, वो जहाज ही थी, उसमें सिर्फ 10 कुर्सियां थी, तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तो अब बता दें, जो कमिश्नर अब रिवीजन करेगा अपने छोटे के ऑर्डर में, इससे टैक्स पेयर को क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा, फायदा हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। अच्छा, इधर होते हैं टैक्स पेयर और इधर होते हैं कमिश्नर अपील, जहां पे आप जाके अपील कर सकते हैं। हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे इनके फैसले के खिलाफ। भाई 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 इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें। इनके फैसले के खिलाफ टैक्स पेयर जा सकता है कमिश्नर अपील के पास। बोलें, इनके फैसले के खिलाफ टैक्स पेयर। चले मैं आपको ये डायग्राम कहीं और से दिखाता हूं, 2 सफ़े आगे से दिखाता हूं, पेज 401 से। हमारे लॉ में एपेलेट अथॉरिटीज कौन सी हैं? जरा सफ़े के टॉप से पढ़ें। एपेलेट अथॉरिटीज, जहां जाके अपील करते हैं आप। कमिश्नर अपील, एपेलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट। और ये 2 ऊपर वाले लफ्ज़ आपके लिए नए हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह इनको पढ़ेंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से आपको समझ आ गई है बात। ये कौन सी अथॉरिटीज हैं हमारी नजर में? एपेलेट। लेकिन हमारा कानून कौन सी अथॉरिटीज चलाती हैं? एडमिन। ये तो आपको पता है ना, एफबीआर, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर और ऑफिसर्स। हम इंशाल्लाह मंडे को पढ़ेंगे कि इनके पास किए गए असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ आप, मुकाबला तो आप दोनों का ना,
इनके पास किए गए असेसमेंट ऑर्डर के बारे में आप 30 दिन में कोर्ट जा सकते हैं। 30 दिन में कहां जा सकते हैं? आप बार बार बोलें। इनके सुनाए गए फैसले के बाद आप 30 दिन में कहां जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं। कमिश्नर को चाहिए कि इन छोटों का ऑर्डर रिवाइज ना करे जब तक 30 दिन गुजर ना जाए, क्योंकि इसका मेन राइट तो यहां पे जाने का है, उसको हो सकता है वहां जाने का प्रोग्राम हो, या अगर इन्होंने फैसला सुनाया ये दूसरे दिन ही कोर्ट चला गया तो कमिश्नर फिर अपने छोटे का ऑर्डर रिवाइज ना करे। मैं दो बातें करने लगा हूं, अल्लाह करे समझ आ जाए। अगर टैक्स पेयर का कोर्ट जाने का प्रोग्राम है और उसके पास दिन भी बाकी हैं या वो कोर्ट ऑलरेडी जा चुका है, तो फिर कमिश्नर अपने छोटे का ऑर्डर रिवाइज नहीं कर सकता, क्योंकि अब कमिश्नर के अब ये लोग डिसाइड करेंगे कि इसका फैसला क्या होगा। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, अब थोड़ी सी मेहनत करके आप भी आ जाएं आज और मुझे ये सारा सेक्शन जबानी पढ़ के बता दें। 122A पेज 412, पूरा सेक्शन पढ़ें जबानी और बताएं समझ आ गया? तस्वीर खींचो। ओ भाई मैंने अपने लिए कुछ लिखा, आप लोग अपना काम करें। समझ आ गया? ये लाइन कितने लोगों को समझ आई है? 0.4 वाली। अच्छा, ये सेक्शन चाहता क्या था? कमिश्नर अपने सबऑर्डिनेट के रिकॉर्ड्स चेक कर, ये लफ्ज गलत है, रिकॉर्ड्स की जगह हमने असल लफ्ज लेके आना है असेसमेंट ऑर्डर जो उसने किए हैं वो चेक कर सकता है। ये तो छोड़े परे, आपने कौन सा उर्दू से याद करना है। इसमें रिवीजन कर, लेकिन याद रखिएगा इस रिवीजन ऑर्डर ये असेसमेंट ऑर्डर नहीं है, इसका नाम रिवीजन ऑर्डर है। इस रिवीजन ऑर्डर से कमिश्नर टैक्स पेयर को नुकसान बस फायदा पहुंचा सकता। डन? ये बात पढ़ाने के लिए सिर्फ मैं आपको लाया हूं। कमिश्नर इन दो सूरतों में अपने कुल हु वल्लाहु और कुलौज भी रब्बिल फल, अच्छा स्वाद वाली सूरतें, सॉरी। कमिश्नर इन दो सूरतों में कोई गलती नहीं कर सकता, कोई आराब की गलती अलग, सॉरी प्रोसेसर वापस लाएं इधर। कमिश्नर इन दो सूरतों में अपने छोटे का ऑर्डर रिवाइज नहीं कर सकता। हालांकि ऊपर हमने कह दिया कर सकता है, कब? अगर टीपी ने सबऑर्डिनेट के फैसले के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया है या अभी सबऑर्डिनेट के फैसले के खिलाफ अपील करने का टाइम बाकी है। किया तो नहीं लेकिन करने का। अच्छा, लेकिन अगर अल्लाह आपका भला करे, अगर अगर ये कोर्ट भी नहीं गया और कोर्ट जाने का टाइम भी खत्म हो गया, वो 30 दिन हम पढ़ेंगे। बोले अगर ये कोर्ट भी नहीं गया और कोर्ट जाने का टाइम खत्म हो गया और अब कमिश्नर को पता चला कि इसके साथ जाती हो गई है, तो क्या करें? तो फिर कमिश्नर अपने छोटे के ऑर्डर को क्या कर दे? रिवाइज कर दे। बस अब याद कर लें, चलो टेक लगाएं, याद करें। कमिश्नर कैन, सेक्शन की हेडिंग क्या है? रिवीजन बाय। कमिश्नर कैन खुद ब खुद कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ अ केस इन विच एन ऑर्डर इज पास बाय हिज छोटा। कौन सा ऑर्डर? असेसमेंट ऑर्डर। तस्वीर खींच। असेसमेंट ऑर्डर। कमिश्नर may make revision in the order passed by his छोटा। ऑर्डर ऑफ रिवीजन बाय कमिश्नर, ये जो ऑर्डर अब इसने इधर पास किया, shall not be नुकसानदेह टू द। अच्छा,
commissioner cannot revise the assessment order of छोटा। समझ नहीं आना घर में अगर ये लिखेंगे नहीं। कमिश्नर कैनॉट रिवाइज द असेसमेंट ऑर्डर ऑफ छोटा इफ कमिश्नर कैनॉट रिवाइज असेसमेंट ऑर्डर ऑफ छोटा इफ अपील इज फाइल्ड अगेंस्ट और टाइम फॉर मेकिंग अपील इज। उर्दू बहुत लंबी थी, इंग्लिश तो आसान से निकली। या अपील का टाइम बाकी है या उसने अपील का टाइम बाकी क्या उसने अपील कर दिए, तो फिर तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना, फिर कहां से इधर उधर से। ओके, पॉइंट 5 में लिखें, कभी कभी कमिश्नर ऑर्डर रिवाइज नहीं करता। कभी कभी कमिश्नर छोटे का असेसमेंट ऑर्डर, कभी कभी कमिश्नर, सोच लें एक दफा फिर लिखवाएं, कभी कभी कमिश्नर, हाथ रहे आगे से, शर्म नहीं आती। कभी कभी कमिश्नर अपने छोटे का असेसमेंट ऑर्डर, कभी कभी कमिश्नर अपने छोटे का असेसमेंट ऑर्डर रिवाइज नहीं करता, बल्कि छोटे को ही कहता है, प्यार से लिखिएगा, बल्कि छोटे तो ही कहता है, बल्कि छोटे को ही कहता है, जाओ तुम ही दोबारा काम सही करो, जाओ तुम ही दोबारा काम सही करो। तो आगे लिखना तो लिख लें, अब छोटा 120 दिनों में काम सही करेगा। छोटे ने करना है ना, इसलिए टाइम तो लगेगा। अब छोटा 120 दिनों में काम सही करेगा। अच्छा, ये वैसे आप लोगों ने ये देखा होगा जिंदगी में, एक तो होता है कि आप काम कर रहे हो, कोई बड़ा आता है, चल हट पना, वो आ जाते, कहते तू जा, तू मोबाइल पे लगा ना, मैं अम्मी कहती मैं काम कर लेनी है, तुझे तो मटर छीलने को कहा था। और कई दफा ऐसा होता है कि बड़े इतने अक्लमंद होते हैं कि वो छोटे को ही काम दोबारा लगा देते हैं, तू ही जरा सही तरह कर, एक दफा तुझे सीख लेगा ना इंशाल्लाह। तो अब ये मेरे ख्याल से पॉइंट 5 में वो होने लगा है, यानी कमिश्नर अपने छोटे का ऑर्डर रिवाइज नहीं कर रहा, बल्कि छोटे को ही मेहनती बनाने की कोशिश कर रहा है। उसे कह रहे तुम दोबारा काम करके आओ ताकि ये सीखे। इफ एनी ऑर्डर इज रिमांडेड बैक टू एनी, समझ आई बात? छोटे को क्या कहे, रिमांड बैक। रिमांड बैक का क्या मतलब है? काम दोबारा करो। आए में तो होंठ लाएं, रिमांड बैक का क्या मतलब है? काम दोबारा करो। इफ एनी ऑर्डर इज रिमांडेड बैक टू लोअर अथॉरिटी बाय कमिश्नर, कमिश्नर की लोअर अथॉरिटीज कौन है? ये। तो इफ एनी ऑर्डर इज रिमांडेड बैक टू लोअर अथॉरिटी बाय कमिश्नर फॉर चेंज, फॉर मॉडिफिकेशन, फॉर चेंज, ऑल्टरेशन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्शंस, जो मैंने कहा है वो करो, इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्शंस, और डिनोवो प्रोसीडिंग, डिनोवो प्रोसीडिंग होती है लिनोवो, सॉरी, प्रोसीडिंग फ्रॉम स्टार्ट, द ऑर्डर शैल बी पास बाय छोटा इन 120 डेज। अब उर्दू वाली बात पढ़े जो लिखी थी आपने। नहीं, वहां से नहीं, ये जो आपने लिखी है वो तो मैंने अपने गुनाहगार हाथों से लिखी हुई है, जो आपने अपने नेक हाथों से लिखी है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। समझ आ गया? चले आए इधर। इफ एनी ऑर्डर इज रिमांडेड बाय बैक टू एनी लोअर अथॉरिटी बाय फॉर चेंज, द छोटा शैल इशू, ऑर्डर इशू करेगा कब तक? इफ ऑर्डर इज रिमांडेड बैक टू लोअर अथॉरिटी, ऑर्डर शैल बी इशूड बाय लोअर अथॉरिटी इन 1, ये मेन लाइन है, इफ को जरूर हाईलाइट करें, और ये उर्दू पढ़ के इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। इफ ऑर्डर इज रिमांडेड बैक टू एनी लोअर अथॉरिटी, ऑर्डर शैल बी इशूड बाय लोअर अथॉरिटी इन नाउ, नाउ लिखें जरा, ज्यादा अच्छा लग रहा है, इन नाउ 120 डेज। तो छोटा कितने दिनों में ऑर्डर पास करेगा? 120 डेज में। ओके, नेक्स्ट पेज के ऊपर आए, नेक्स्ट पेज के ऊपर आए। ये बहुत आसान सा सेक्शन है, ये भी 2-4 मिनट में ही हो जाता होता है।
प्रोविजनल असेसमेंट इन सर्टन केसेस। आपका कोई ऐसा एसेट पकड़ा गया, जो एसेट आपने ऐसी इनकम से खरीदा था जो इनकम हुकूमत को नहीं बताई थी। मतलब एसेट चोरी का नहीं है, लेकिन इनकम हुकूमत को बताए बगैर। कंसील्ड एसेट की डेफिनेशन लिखें सफे के टॉप पे उर्दू में। कंसील्ड एसेट की डेफिनेशन लिखें सफे के टॉप पे उर्दू में। कंसील्ड एसेट क्या होता है? ऐसी इनकम से एसेट लेना जो गवर्नमेंट को नहीं बताई थी, पता थी। ऐसी इनकम से एसेट लेना जो गवर्नमेंट को नहीं पता थी। ऐसी इनकम से एसेट लेना जो गवर्नमेंट को नहीं बताई थी। पढ़ें जरा, कंसील्ड एसेट क्या होता है? एनी प्रॉपर्टी और एसेट विच वाज एक्वायर्ड फ्रॉम इनकम चार्जेबल टू टैक्स बट वाज, आगे लिखें, बट वाज, इधर आए ना कंसील्ड एसेट की डेफिनेशन में पॉइंट 3 में, बट वाज नॉट डिस्क्लोज टू गवर्नमेंट। कंसील्ड एसेट की डेफिनेशन में आए ना। कंसील्ड एसेट मींस एनी प्रॉपर्टी और एसेट व्हिच वाज एक्वायर्ड फ्रॉम इनकम चार्जेबल टू टैक्स। वो इनकम चार्जेबल थी बट वाज नॉट डिस्क्लोज टू गवर्नमेंट, लेकिन वो आपने गवर्नमेंट को नहीं बताई थी। प्यारी बिट्टा चुन्नू मुन्नू दो चूजे थे। अगले सफे पे आओ ना। अच्छा, अब पॉइंट 1 और 1A में एक ही बात लिखी हुई है, वो भी ज़बानी याद कर लें। जब गवर्नमेंट आपका कोई कंसील्ड एसेट कब्जे में ले लेगी, जब गवर्नमेंट को पता चलेगा पुत्र ये गाड़ी कहां से आई, कहते अब्बा जी ने नहीं दी, पता चला ये कारोबार कर रहा है, पता चला ये मोबाइल बेचने का कारोबार कर रहा है, तो गलत बात। जब कभी गवर्नमेंट हैज इंपाउंडेड का क्या मतलब है? कब्जे में ले ले। व्हेन गवर्नमेंट हैज इंपाउंडेड अ कंसील्ड एसेट ऑफ अ पर्सन, तो कमिश्नर आपके घर एक कच्चा असेसमेंट ऑर्डर भेजेगा। कमिश्नर क्या भेजेगा? कच्चा असेसमेंट ऑर्डर। और उसे जल्द से जल्द क्या करेगा? पक्का। उसे जल्द से जल्द क्या करेगा? पक्का। वेयर गवर्नमेंट हैज इंपाउंडेड अ कंसील्ड एसेट ऑफ अ पर्सन, कमिश्नर बिफोर इशूइंग के साथ लिखें पक्का, इशूइंग के आगे लिखें पक्का। कमिश्नर बिफोर इशूइंग पक्का असेसमेंट ऑर्डर, इशू आ कच्चा असेसमेंट ऑर्डर। पक्का असेसमेंट ऑर्डर भेजने से पहले आपके घर कौन सा असेसमेंट ऑर्डर भेजेगा? कच्चा। ये मोबाइल पे नहीं आएगा मैं ब्रो, मोबाइल पे नहीं आएगा ये। कैलकुलेटर तो पकड़ नहीं सकते आप, तुम कहीं से एडजस्टमेंट कैलकुलेटर जरा यूज कर लो। वेयर गवर्नमेंट ने कब्जे में ले लिया अ कंसील्ड एसेट ऑफ अ पर्सन, कमिश्नर में बिफोर इशूइंग पक्का असेसमेंट ऑर्डर इशू फॉर द लास्ट कंप्लीटेड ईयर। असल में वो पिछले साल में आपकी इनकम में डाल देता होता है, फॉर द लास्ट कंप्लीटेड ईयर, बाय एडिंग द कंसील्ड। बाद में फिर पक्का होगा तो पता चल जाएगा किस साल का क्या है। बाय एडिंग द कंसील्ड एसेट को आपकी इनकम में डाल देगा। और यही काम अगर आप बाहर के मुल्क में करें तो भी यही है। वेयर कमिश्नर और एनी डिपार्टमेंट और एजेंसी ऑफ FBR और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इंपाउंड की जगह डिस्कवर को हाईलाइट करें, उधर इंपाउंड था इधर डिस्कवर। वेयर कमिश्नर डिस्कवर्स एन ऑफशोर एसेट, बाहर के मुल्क का, आगे वही इंग्लिश लिखी हुई है, ऑफ एनी पर्सन, दे में बिफोर इशूइंग एनी पक्का असेसमेंट ऑर्डर हमने पढ़ लिया है भाई, सेक्शन 121 और 122 वाला होता है। पक्का असेसमेंट ऑर्डर वही है हमारा मेन जो पहले दिन से चल रहा है। मे बिफोर इशूइंग एनी पक्का असेसमेंट ऑर्डर इशू फॉर द लास्ट कंप्लीटेड ईयर, पिछले साल में डाल के, बाय एडिंग द ऑफशोर एसेट। आप बताएं, ये एक नया कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़ा, कच्चा असेसमेंट ऑर्डर। बताएं जी सारे, कच्चा असेसमेंट ऑर्डर कब इशू हुआ करेगा? जब गवर्नमेंट आपका कोई एसेट कब्जे में ले ले जो कंसील्ड था, या गवर्नमेंट कोई बाहर के मुल्क वाला एसेट आपका
मतलब कब्जे में तो ना ले, डिस्कवर हो गया, पता चला, मतलब बाहर जाके कब्जे में कैसे लेंगे, यहाँ तो इम्पाउंड हुआ, कब्जे में लिया, यहाँ तो बस डिस्कवर हुआ, पता चला, बाहर मुल्क जाके एसेट कब्जे में लेना तो बहुत मुश्किल होगा। तो आपको फौरन आपके घर कौन सा असेसमेंट ऑर्डर आएगा? कच्चा असेसमेंट ऑर्डर आएगा। कमिश्नर शैल फाइनलाइज द कच्चा ऑर्डर एज सुन एज प्रैक्टिकेबल, उसको कच्चे को फाइनलाइज करेगा। लिख लिया आप लोगों ने कच्चा? कमिश्नर शैल फाइनलाइज द प्रोविजनल ऑर्डर एज सुन एज, जितनी जल्दी हो उसको पक्का कर देगा। इनकम का छुपाना क्या होता है? इनकम का छुपाना क्या होता है? सुप्रेस कर देना किसी रिसीट को, सुप्रेस कर देना किसी रिसीट को, समझ आ गई बात? सुप्रेस कर देना रिसीट को, या डिस्क्लोज ना करना, या ऐसे खर्चे क्लेम करना जो नहीं है। सेक्शन 111 हमारे सिलेबस में नहीं है, सेक्शन 111 वाली हरकतें करना। क्लेमिंग एनी इनकम एज एग्जेम्प्ट विच इज एक्चुअली टैक्सेबल, ऐसी इनकम को एग्जेम्प्ट कहना जो असल में, आप बता दें इनकम कंसीलमेंट एक लफ्ज है, उसका मतलब क्या है? सुप्रेशन ऑफ रिसीट, पैसे आए हुए को दबा देना, छुपाना, फेलियर टू डिस्क्लोज टैक्सेबल, क्लेमिंग खर्चे विच आर नॉट एक्चुअली खर्चे, और आखिरी बात क्लेमिंग एनी इनकम एज एग्जेम्प्ट विच इज एक्चुअली। लेकिन ये सारे काम अगर आपने जानबूझ के किए तो कंसीलमेंट है, अगर गलती से हो गए तो फिर नहीं है। ऑल ऑफ द अबव एक्ट विल बी कंसीडर्ड कंसीलमेंट इफ इट इज प्रूव्ड दैट टैक्सपेयर हैज नोइंगली एंड विलफुली, जानबूझ के किए तो कंसीलमेंट है। लिख लिया आप लोगों ने? जानबूझ के ये 4 काम किए तो कंसीलमेंट है। तकरीबन वही काम है जो सेक्शन 122 में भी पढ़े थे। सेक्शन 122 में पढ़े नहीं थे? इनकम को कम करना या टैक्स रेट कम लगा देना, वही बातें। ओके, लिखें उर्दू में छोटा सा। घर में लड़ाई होगी, ये घर किसका है? घर में लड़ाई होगी कि ये घर किसका है? जल्दी लिखें, जल्दी लिखें। घर में लड़ाई होगी, ये घर किसका है? साइड पे लिखें ना, घर वाले ना देखें। घर में लड़ाई होगी, ये घर किसका है? कमिश्नर परेशान है, टैक्स किससे मांगू? सॉरी। घर में लड़ाई होगी, घर किसका है? कमिश्नर परेशान है, टैक्स किससे मांगू? भाई इसका आसान सा हल है फिर, कम से कम एफबीआर वाले तो कुछ नहीं इसका हल बता सकते। मतलब ये मामला जाएगा किसी सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट होता है जो पाकिस्तान में अदर देन एफबीआर है। ये मामला जाएगा किसी सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट वाले डिसाइड करेंगे ये घर बड़े भाई का या छोटे भाई का। तो अगर ये घर बड़े भाई का डिसाइड हो गया तो उससे टैक्स मांग लीजिएगा, छोटे, लेकिन अभी छोड़ दें उस बंदे को जब तक कि सिविल कोर्ट का फैसला ना आ जाए। तो अगर किसी एसेट की ओनरशिप पे जंग शुरू हो जाए तो असेसमेंट कर दें या रोक लें असेसमेंट? कब तक असेसमेंट रोकें टैक्स वाले? जब तक फैसला, और कोर्ट का फैसला आने के बाद जो ईयर एंड आ रहा है 30 जून वाला, उससे 1 साल के अंदर अंदर उनको बता दें भाई ये घर आपका है, इसकी इतनी इनकम बन रही है, क्योंकि अब हमने भी तो कैलकुलेशन करनी है ना, कितने साल घर किराए पे रहा और वो सारी कैलकुलेशंस करनी है। देयर इज अ डिस्प्यूट फॉर, एक मिनट, देयर इज अ डिस्प्यूट फॉर टैक्स ईयर 2010। 2010 में क्या शुरू होगी? लड़ाई शुरू होगी, ये घर किसका है? कोर्ट डिसाइडेड द केस ऑन 12 मार्च 19। बहुत तेरी है, सिविल कोर्ट लिखे ना, सिविल कोर्ट डिसाइडेड द केस ऑन 12 मार्च 19। सिविल कोर्ट ने 9 साल बाद बता दिया ये घर किसका है। अब जनरल टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है 5 साल वाली। एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड विद इन 5 ईयर। जनरल टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है, लेकिन ये तो एक्सेप्शनल केस है ना। अब आपने वहां से नहीं गिनना शुरू करना, अब आपने 12 मार्च 19 के बाद बताएं कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून, उसके बाद 1 साल गिनने बस। असेसमेंट ऑर्डर शुड बी इशूड विद इन बाय 30 जून 20। सादा से फिक्रा याद कर लें। इफ देयर इज अ डिस्प्यूट इन ऑन ओनरशिप ऑफ अ, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? हुज इनकम इज, जाहिर बात है ऐसी प्रॉपर्टी, वरना कैलकुलेटर के ऊपर तो नहीं
केस कोर्ट में जाना, ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी इनकम चार्जेबल है। An assessment order may be issued within 1 year, within 5 years, within 1 year. From when? Of the end of the financial year in which the court decided the case. An assessment order issued. An assessment order issued will not be फाड़। हम आपकी तरफ असेसमेंट ऑर्डर भेजेंगे, आपने फाड़ना नहीं है उसको। An assessment order issued by कॉमी, जो असेसमेंट ऑर्डर कॉमी ने इशू किया है विल नॉट बी क्वाश्ड, इसको फाड़ना नहीं है, विल नॉट बी क्वाश्ड बाय टैक्स पेयर। टैक्स पेयर तुमने इसको फाड़ना नहीं है, इसको तो अपने गले से लगाना, इसको तो अपने तकिए के पास रखना। An assessment order issued by कॉमी, ये कर रहे हैं आप साथ साथ जो मैं कर रहा हूं। An assessment order issued by कॉमी will never be issued by कॉमी will never be quashed by or considered फारिग for want of form, कि वो फॉर्म पे नहीं है, मतलब फॉर्म होता है ना, फॉर्म, तो उसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट है, तो वो फॉर्मेट पे नहीं बना के भेजा, कहते हैं ना फाड़ना ना, खैर है, हम इंसान है, हमारे से हो जाता होता है। An assessment order issued by कॉमी will not be considered invalid, हमारे असेसमेंट ऑर्डर को इनवैलिड ना कहना बिकॉज ऑफ रीजन ऑफ, अगर उसमें कोई मिस्टेक हो जाए तो हो जाए, हमारा इंसान है, हम कमिश्नर कहते हैं हम इंसान है, मिस्टेक्स हो जाती होती हैं। अगर टैक्स पेयर तुम्हें पता चल रहा है कॉमन अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कि तुम्हारे साथ हो क्या गई है, बस वही काफी है। अगर तुम्हें पता चल गया ना तुम्हारे साथ हो क्या गई है, बस ये काफी है। अब कोई बच्चा मैट्रिक का, उसके घर सनद भी आ गई, फेल भी हो गया, उसको पता भी चल गया क्या हो गया उसके साथ, अब्बू के नाम की स्पेलिंग नहीं सही, ये मैट्रिक की सनद नहीं सही मेरी, डाकिया साथ वाले के घर दे गया था, चपेड़ फेल हो गया, समझ आ गई होगी ये तेरे नाल, कॉमन अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तुझे पता चल रहा है तेरे साथ क्या हुई है, कहते हैं वो तो पता चल गया लेकिन मेरे घर नहीं आया, ये अब्बू के नाम के स्पेलिंग नहीं सही उसने लिखे, मेरा नाम अब्बू के नाम के नीचे लिख दिया है, लेकिन पहले होता था ये वल्द ये तो पता नहीं अजीब सा है। पुत्र पता चल गए फिजिक्स से फेल है, हाँ वो तो पता चल गया है, तो फिर कहानियां ना करा चले नाथ। तो सेल्स टैक्स वाले कह रहे हैं हम इंसान, इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं हम इंसान है, हम इंसान है, हमारे से गलती, तुम लोगों ने हमारे असेसमेंट को फाड़ना भी नहीं, तुम लोगों ने हमारे असेसमेंट ऑर्डर को ये भी नहीं कहना फॉर्म पे नहीं है, और तुम लोगों ने हमारे असेसमेंट को इनवैलिड भी नहीं कहना क्योंकि उसमें कोई छोटी मोटी गलती निकल आई, तो कुछ नहीं कहना तुम लोगों ने। अगर तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हारे साथ हो क्या गई है, अगर पता चल रहा है तो बस फिर हो गई है, बस अब रहने दो। तो उर्दू में छोटा सा लिख लें, उनकी तरफ से जो असेसमेंट ऑर्डर आएगा हम उसमें बिला वजह गलतियां नहीं निकालेंगे, उनकी तरफ से जो असेसमेंट ऑर्डर आएगा हम उसमें बिला वजह गलतियां नहीं निकालेंगे। चलें जी, अब याद करना शुरू करें, टेक लगा लें, टेक लगा लें, क्या चीज़, हाँ हाँ असेसमेंट्स तो अभी पढ़ाएंगे, वो तो रिवाइज बड़ा तसल्ली से होना है इंशाल्लाह, इतना होना है इंशाल्लाह। 122 से रिवीजन बाय कमिश्नर याद करें जी, बोले कमिश्नर रिकॉर्ड मंगवाएगा जिसमें छोटे का असेसमेंट ऑर्डर देखेगा। देखना जरूरी है या बाद में मेक रिवीजन भी? देखें, कॉल फॉर रिकॉर्ड काफी है या कॉल फॉर रिकॉर्ड के बाद मेक रिवीजन भी? ये तो बड़ा अच्छा सर्कल लग गया, यानी पहले मंगवाएगा रिकॉर्ड, उसके बाद इसमें मेक रिवीजन कर देगा। लेकिन इसमें याद रखिएगा टैक्स पेयर को आपने नुकसान नहीं पहुंचाना। लेकिन वैसे कमिश्नर जो है ना ये रिवीजन नहीं किया करेगा। कब नहीं किया करेगा कमिश्नर ये रिवीजन? जब टैक्स पेयर कोर्ट में चला गया या कोर्ट में जाने का टाइम अभी बाकी है। और अगर कमिश्नर ने अपने छोटे को काम दोबारा करो तो वो कितने अरसे में काम दोबारा करेगा?
ये फिक्रा तकरीबन वही है, सिवाय ये बुलेट वाला, ये जो है बॉक्स वाली बात याद कर लें, बाकी फिक्रा वही है। कमिश्नर के पास आप गए और आपने कहा एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट दो, कमिश्नर ने कहा नहीं देता, कर ले जो करना है। आप करने चले गए, आप चीफ कमिश्नर के पास चले गए, उसने दे दिया आपको एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट, कमिश्नर को आपने कहा कर लिया। प्रोविजनल असेसमेंट इन सर्टन केसेस, बोले वेयर गवर्नमेंट और कमिश्नर और डिपार्टमेंट और एजेंसी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट impound a concealed asset, discovers an offshore asset. तो कॉमी may before issuing any कच्चा assessment order issuing a पक्का से issue a कच्चा assessment order for the last year, पिछले साल में डाल के बाइडिंग द, और कच्चे को जल्द से जल्द क्या किया जाएगा, पक्का किया जाएगा। इफ देयर इज अ डिस्प्यूट इन अ कोर्ट ऑन ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी, मुझे इनकम इज चार्जेबल, तो एन असेसमेंट ऑर्डर मे बी इशूड विद इन 1 year. An assessment order will not be quashed, will not be considered void, will not be considered invalid. बार will not be quashed, will not be considered, will not be, if taxpayer is designated in it according to, अगर तुम्हारा नाम पता वगैरह सारा इसमें लिख दिया गया है और तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम्हारे साथ हो क्या गया है, तो ये होना ही तुम्हारे लिए काफी है, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस ये जो तुम्हारे साथ होना था ये हो गया, बस यही होना तुम्हारे लिए काफी है। जी हाँ, पिछले सारे सालों का फिर इकट्ठा ही होता है, पिछले सारे सालों का इकट्ठा ही होता है। अच्छा माय डियर, इधर आए, ये जो मैंने आपको पहले दिन और कई दिन से डायग्राम बनवा रहा हूं, ये देखें इधर, ये आपके घर पहले क्या शुरू होता है आपका, ऑडिट के बाद क्या होता है, शो कॉज नोटिस के बाद अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। ये तीनों बातें कितने लोगों को याद हैं, घूरी, बार्किंग और बाइटिंग। ये चीज जो है ना, अगर हो जाए तो लोग बदनाम हो जाते हैं, मतलब सबको पता चल जाता है यार ये इसकी अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट हुई है, यानी फिर दोस्तों में भी बैठे हुए लोग कह रहे होते हैं यार ये वो नहीं जिसकी अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट हुई थी। तो मतलब ये होना एक बदनामी है, ये होना एक बदनामी है। इस बदनामी से बचने का एक हल है, जब आपके घर शो कॉज नोटिस आए तो आप उसका रिप्लाई तो करें, कमिश्नर तुमने कहा है वजह बताएं, क्यों ना मैं फॉरेन इनकम्स को इनकम में डाल दूं, मैं कभी गया भी नहीं बाहर, आपने वजह बताते रहे। शो कॉज नोटिस आपके घर आया कि बताओ क्यों ना तुम्हारी बीवी की ज्वेलरी को तुम्हारी इनकम में डाला जाए क्योंकि वो तुम्हारी डिपेंडेंट है। शो कॉज नोटिस आया तुम्हारे घर के, बताओ क्यों ना डोनेशन को डिसअलो किया जाए क्योंकि हमें लग रहा है तुमने चंदा नहीं दिया, तुम तो खुद चंदा हो, तुमने क्या चंदा देना था। तो शो कॉज नोटिस में पूछा होता है बताओ ये क्यों ना तुम्हारी कैपिटल इनकम में डाल दें, क्यों ना ये चीज तुम्हारी बिजनेस इनकम में डाल दें। शो कॉज नोटिस में ये लिखा होता है। शो कॉज नोटिस आपके घर आया, आपने रिप्लाई जरूर करना है, आपने रिप्लाई जरूर करना है, ये बात याद रखिएगा। रिप्लाई करने के बाद आपने कमिश्नर के पास जाना है, साइड पे कमिश्नर या एग्रीमेंट एक कर लेते हैं, एग्री कर लेते हैं, बात छोड़ो बोले ये जो बात बढ़ रही है ना, क्योंकि ये जब तुमने काट लिया तो फिर टीका प्रोग्राम है, फिर और कुछ नहीं है। तो खुदा के लिए बस शो कॉज नोटिस का मैंने तुम्हें रिप्लाई कर दिया, उस रिप्लाई को भी पढ़ लो, बाकी यहां तक बात ना जाने दो, जरा साइड पे आ जाओ, यहां आ जाओ, लाल पानी के पीले पानी के पास आ जाओ, यार मेरे पास आ जाओ, हम बैठते हैं बात करते हैं इसके ऊपर। कमिश्नर कहते हैं नहीं, मैं चीफ कमिश्नर को भी बुलाऊंगा मीटिंग में, आ जाता हूं, मैं आ जाता हूं, मुझे डर लगता है तुम्हारे से, मैं चीफ कमिश्नर को भी बुलाऊंगा। बुला लेता हूं मैं चीफ कमिश्नर को, चीफ कमिश्नर भी आ गया और कमिश्नर भी आ गया और टैक्स पेयर
और बात ये चल रही है कि भाईजान मुकमुका करें, खत्म करें काम को, कोई थोड़ा बहुत आप नीचे आए, थोड़ा बहुत हम नीचे आते हैं, यार खत्म करें यार बात को। कहाँ आप लोग कह रहे हो कि 30 लाख मेरी इनकम है, मेरी 30 लाख नहीं, 26-23 लाख में काम मुकाएं, बस छोड़ें जान मेरी, मेरे घर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर ना भेजिएगा। और आप चीफ कमिश्नर और कमिश्नर तीनों बैठे हुए थे और आप लोगों ने फिर बहस शुरू कर दी, डिस्कशन शुरू कर दी, और उसके बाद एक चीज तय पाई, आप बैकआउट कर गए। आपने कहा फारग हो, नहीं मजा आया, जाओ तुम दोनों। तो लॉ मेकर कहते ठीक है, फिर अब नॉर्मल तरीका चलने दो, अब इंशाल्लाह ये भी होगा और फिर आगे सब होगा, फिर आगे तैयार रहो। फिर लॉ मेकर कहते हैं अब इधर आ जाओ, अब फिर इंशाल्लाह सब कुछ होगा तुम्हारे साथ। दूसरी ऑप्शन ये कि आप बैठे हुए थे यहां पर, बैठे चीफ कमिश्नर ने कहा कोई बात नहीं तय पा रही, कुछ समझ नहीं आ रही बात, चीजों को नॉर्मल तरीके से चलने दें। फिर कमेटी टूट जाएगी, कमेटी में कौन बैठा था, कमिश्नर और चीफ कमिश्नर, कमेटी टूट जाएगी और बात खत्म, बस फिर नॉर्मल तरीके से चीजों को चलने दें। फिर यहां जाते हैं, फिर कोर्ट्स में जाते हैं, फिर तो लंबी कहानी है, फिर नॉर्मल तरीके से चलने दें, हमें अमेंडमेंट आप करने दें। फिर अब ये नहीं, फिर आपकी अमेंडमेंट होगी अब इंशाल्लाह। और तीसरी ऑप्शन ये थी कि आप तीनों बैठे हुए थे, कोई ना कोई बात तय पा गई मिड में, वो बात जो तय पाती है वो ना एक की फेवर में होती है ना दूसरे की, तकरीबन मिड में होती है, वो बात तय पा गई। जब वो बात तय पा गई तो फिर आपके घर असेसमेंट ऑर्डर नहीं आएगा। अब आपके घर असेसमेंट ऑर्डर, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आपके घर नहीं आएगा और आप मजे करें, रिलैक्स करें, कोई मसला ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। अब आप जितना टैक्स उधर तय हुआ था मीटिंग में वो दे दें, आपके खिलाफ जो जो हमने किया था उसमें हम माफी मांगते हैं, पास्ट में जो कुछ भी हो गया था, अब हम आइंदा आपको नहीं छेड़ेंगे, आप रिलैक्स करें। तो बताएं मीटिंग्स में कितनी बातें हो सकती हैं, 3, या तीनों उठ जाएं कि भाई हमसे कुछ नहीं तय पा रहा, फिर तो नॉर्मल चलने दें चीजों को, या तीनों किसी फैसले पे पहुंच जाएं, फिर भी अमेंडमेंट नहीं होगी, फिर आप टैक्स दें और छुट्टी, फिर टैक्स थोड़ा बहुत देना पड़ेगा क्योंकि बीच बीच में मिडवे को तय होता है। और अगर कमेटी फैसला सुना दे, चीफ कमिश्नर एक फैसला सुना दे और आप कहें कि मैं नहीं मान रहा इसको, फिर भी ठीक है, फिर हम ना माने, फिर आप नॉर्मल तरीके से चीजों को आप चलने दें, आप फिर कोर्ट में जाएंगी चीजें और बहुत मसले मसाइल होंगे, ठीक है। ओके, कुछ निकालने की जरूरत नहीं, पहले इधर देखें, टैक्स पेयर ने क्या रिसीव किया है, टैक्स पेयर ने क्या रिसीव किया और वो क्या चाह रहे हैं कि अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर उसके घर, यानी कि बार्किंग शुरू हो गई है और वो बाइटिंग से, आप डॉगी को साइड पे ले जाएं, पुत्र की प्रोग्राम है, थोड़ा बहुत इथों कर ले, ਜਿਹੜਾ तू प्रोग्राम बनाए थे ना ए लत्त वो ज्यादा हो जाएगी, ते सज्जा पाओ ते खब्बा पाओ, थोड़ा थोड़ा बढ़ ले, मतलब उसको साइड पे ले जाएं। टैक्स पेयर आफ्टर रिसीविंग अ शो कॉज विल फाइल ऑफर ऑफ मुकमुका, विल फाइल ऑफर ऑफ टू ओवरसाइट कमेटी, टू कमेटी में कमेटी में कौन होगा, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर एडिशनल को भी बुलाएं, इसकी बढ़ती ट्रेनिंग हो, जरा बड़ों की महफिल में क्या बातें होती हैं, एडिशनल का फिर तो बुलाए ना, आइंदा इसने भी तो कमिश्नर बनना है ना, अभी से जरा देखे कि चीजें किस भाव तुलती हैं। कभी कभी अम्मी अबू बिठा लेते हैं आप लोगों को, खाला वगैरह आ रहे हैं, आज जरा बात, फिर मतलब हुई कभी लड़ाइयाँ और अच्छा, तो वो आप लोगों की ट्रेनिंग के लिए बिठाते हैं, बोलने के लिए नहीं बिठाते। तो एडिशनल कमिश्नर को भी जिक्र करने के लिए बिठा दिया जाता है, आप जिक्र करो, आप देखो कि हम लोग आपस में कैसे बड़े बातें करते हैं। आप लोगों के घर तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होता ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह। कमेटी डिड नॉट डिसाइड, कमेटी का कोई फैसला नहीं आया, क्या करें अब, कमेटी से कुछ बन ही नहीं पड़ा, क्या करें, केस शैल बी रेफर्ड बैक टू, अब कमिश्नर के पास केस वापस चला जाएगा, वो अमेंडमेंट भी करेगा, आप सब करेगा, आप तो बस। कमेटी डिसाइडेड, टैक्स पेयर मुतमईन नहीं हुआ, क्या करें फिर, केस शैल बी रेफर्ड बैक टू, कमेटी ने भी डिसाइड कर लिया, मैं भी मान गया, मतलब थोड़ा सा जरा ट्राई टू बी इन क्लास, कमेटी ने भी डिसाइड किया और मैं भी मान गया। अब आप फिर टैक्स तो पे करें ना, जो आपने सेटलमेंट की है, मुकमुका किया है रिश्वत देके जैसे भी, अब आप
टैक्स वगैरह पे करें, जो टैक्स पे करना है वो टैक्स पे करें। कमिश्नर विल अमेंड असेसमेंट, लेकिन मैंने अभी कहा था नहीं करता, वो करेगा, लेकिन वो इतने हाई लेवल पे रख के नहीं करेगा जिस पे पहले उसका प्रोग्राम था। पहले उसका प्रोग्राम था हड्डी समेत जो है वो एक दफा बढ़ूंगा, अब वो खाली मांस और बाल, चलो वो सूंघ के चला जाएगा, चाचे का पुत्र है सूंघ के, सॉरी। तो कमिश्नर विल अमेंड द असेसमेंट, कमिश्नर विल अमेंड द, टैक्स पेयर विल वेव द राइट ऑफ अपील, टैक्स पेयर वादा करेगा मैं अब अपील नहीं करूंगा, मैं अब डॉगी एसोसिएशन के पास नहीं जाऊंगा, मैं अब शेरों के पास नहीं जाऊंगा कि ये डॉगियों को देख लो। टैक्स पेयर विल वेव द राइट ऑफ अपील एंड नो फर्दर प्रोसीडिंग रिक्वायर्ड। अब कुछ ना करें, अब टैक्स पेयर को छोड़ दें, हल्का फुल्का अमेंड करके भेज दें, हल्का फुल्का अमेंड करके भेज दें। दो किस्म के केसेस, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, पता नहीं, देख यहां से हंसी नहीं लिंक हुई भी है लोगों की, देख। दो किस्म के केसेस, दो किस्म के केसेस कमेटी के पास नहीं जा सकते। केसेस इन्वॉल्विंग कंसीलमेंट ऑफ इनकम, कंसीलमेंट ऑफ इनकम अभी मैंने आपको पढ़ाया है, वो जानबूझ के अगर आपने कोई 2 नंबरी की है ना, वो केसेस नहीं जा सकते इनके पास, कमेटी के पास। क्वेश्चन ऑफ लॉ अफेक्टिंग आइडेंटिकल अदर केसेस, मिलते जुलते और लोगों के भी इस तरह के केस चल रहे हैं, तो फिर आप अकेले निकल के ना जाएं, सारे लोगों के बारे में गवर्नमेंट इकट्ठी डिसाइड करेगी, ये भी हम देख लेते हैं। अब जी न्यूमेरिकल्स शुरू करते हैं, हमारा ये आखिरी सेक्शन था, असेसमेंट्स का चैप्टर हमारा खत्म हुआ, अब हमने मंडे से शुरू करना है अपील्स का। ये कौन सा सेक्शन अभी हमने पढ़ा है, पेज 390, ये कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 122 डी। अच्छा याद कर लें, चलें न्यूमेरिकल होते रहते हैं, याद करें, याद करें, छोड़ें, बोलें जी। टैक्स पेयर, ओ पाइजाना खलो जो, टैक्स पेयर आफ्टर रिसीविंग शो कॉज नोटिस विल फाइल ऑफर ऑफ मुकमुका टू ओवरसाइट कमेटी। बोले कमेटी बैठ गई, ये डायग्राम ढूंढे अपनी किताब में, माशाल्लाह तो ट्रेन चल पई है, मिल गई। चैप्टर के एंड के ऊपर जो है वो जो डायग्राम्स बनी हुई है उसमें ये मिल गई। हाँ, किस सफ़े से कितने सफ़े आगे है, 440 से 2 सफ़े आगे, माशाल्लाह भाई बहुत एक्टिव होते हैं। 440 से 2 सफ़े आगे, कमेटी बैठ गई। अच्छा किताब को अपने रुख पे कर लें, अपने रुख पे कर लें किताब को। अच्छा कमेटी ने अगर फैसला ना सुनाया तो कमेटी टूट गई, बस केस विल बी रेफर्ड बैक टू। और अगर कमेटी ने फैसला सुना दिया और टैक्स पेयर नहीं माना, नहीं मिलना, ये नहीं मिलना आप लोगों को, आप लोग इधर देखें बस, कमेटी ने फैसला सुना दिया और टैक्स पेयर नहीं माना, खैर जो है ढूंढ लेने दो। मतलब ऑनलाइन वाले कैसे ढूंढते होंगे, मैं तो ये परेशान हो रहा हूँ, फिजिकल वाले दाएं बाएं वाले को देख के नहीं ढूंढ पाते सफा, तो ऑनलाइन वाले थे। टैक्स पेयर नॉट डिसाइडेड, टैक्स पेयर नॉट सेटिस्फाइड, तो केस शैल बी रेफर्ड बैक टू कमेटी डिसाइडेड, टैक्स पेयर सेटिस्फाइड। मैं जरा आने वाला है, 4 काम करें, टैक्स पेयर विल पे द टैक्स, कमिश्नर विल हल्का फुल्का अमेंड द, टीपी विल वेव द राइट ऑफ अपील का मतलब कोई बताए, टैक्स पेयर अब अपील नहीं करेगा, नो फर्दर प्रोसीडिंग्स रिक्वायर्ड, अब कुछ ना करें इस बंदे के खिलाफ, और 2 किस्म के केसेस कोर्ट में नहीं जा सकते। आंधी है, आंधी है, ओ आते थे रह गए तुम, कहाँ रह गए तुम, आ रहा हूं मैं, जाओ परा, आ जाओ, नहीं नहीं जाओ, आ गया। कंसीलमेंट ऑफ इनकम के केसेस नहीं जा सकते यहां,
और अगर बहुत से लोगों का कोई मिलता जुलता केस कोर्ट में चल रहा है, वो भी यहां नहीं जा सकते। आए पेज नंबर 399 पे, रिवर्स ऑर्डर में पढ़ें। अच्छा, वैसे हमने सेक्शंस के नंबर डाले हुए हैं, 6, 4, 3, 2, 1, सब सेक्शंस के नंबर डाले हुए हैं। दिस सेक्शन शेल इन केसेस इन्वॉल्विंग कंसीलमेंट ऑफ, जिसकी डेफिनेशन दी हुई थी नीचे, एंड दिस सेक्शन शेल नॉट अप्लाई वेयर इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ अफेक्ट मिलते जुलते अदर केसेस। इसका मतलब लिख लें, बहुत से लोगों के खिलाफ एक ही केस चल रहा है, तो उनमें से एक बंदा नहीं जा सकता कमेटी बनवाने। बहुत से लोगों के खिलाफ आइडेंटिकल केस चल रहा है, जैसे पिछले दिनों शुगर मिलों के खिलाफ चला था। बहुत से लोगों के खिलाफ आइडेंटिकल केस चल रहा है, अब इनमें से एक बंदा नहीं जा सकता कमेटी के पास। पुत्र कंधे ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਆਪਣੇ, चल उठ गए। कमेटी में कौन कौन बैठेगा? आपकी किताब में जो सफा था उसमें एडिशनल कमिश्नर का लफ्ज या कमिश्नर का लफ्ज नहीं लिखा हुआ था गलती से, वो जो आपने समरी निकाली थी, यहां सही लफ्ज लिखा हुआ है। कमेटी शैल कंप्राइज फॉलोइंग टैक्स अथॉरिटीज। कौन कौन बैठेगा? चीफ कमिश्नर, कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर। अच्छा, रिवर्स ऑर्डर में पढ़े, ज्यादा आसान लगेगा आपको। वेयर कमेटी हैज नॉट रीच्ड एनी कंसेंसस, क्या करना है किसी को याद हो? वेयर कमेटी हैज नॉट रीच्ड एनी कंसेंसस, केस शैल बी रेफर्ड बैक टू कमिश्नर। Where taxpayer is not mutmain with the decision of committee, case shall be referred back to, आगे जरा पढ़ लें, नई बात है, for decision, फिर कमिश्नर ही डिसाइड करे फिर तो, on the basis of reply of, on show cause, on the basis of reply of taxpayer, on the basis of, वो जो शो कॉज नोटिस के बाद आपने रिप्लाई किया था ना, फिर उसकी बेस पे कमिश्नर आप फैसला सुनाएगा। वो जो शो कॉज नोटिस की वजह से आपने रिप्लाई किया था, उसकी वजह से कमिश्नर अब फैसला सुनाएगा। शो कॉज नोटिस के बाद जो आपका रिप्लाई आया था, उसकी बेस पे कमिश्नर फैसला सुना देगा। और अगर टैक्स पेयर इज मुतमईन विद डिसीजन ऑफ कमिटी, तो 4 लाइनें किसी को याद हो? टैक्स पेयर विल पे द, कमिश्नर विल अमेंड द assessment, he will waive the right of appeal, no further proceeding is, where the taxpayer is mutmain with the decision of committee, taxpayer will deposit the, हाँ पेनल्टी भी देंगे, डिफॉल्ट जो भी कमिश्नर कहेगा, कमिश्नर शैल अमेंड द असेसमेंट। लेकिन इसको लिखें सॉफ्टली, अब उतने जबरदस्त तरीके से नहीं होगा, दबंग तरीके से नहीं होगा। कमिश्नर शैल सॉफ्टली अमेंड द असेसमेंट अकॉर्डिंग टू कमेटी, लेकिन आफ्टर टैक्स पेमेंट, पहले टैक्स मुझे दो तुम, फिर मैं अमेंड करता हूं सॉफ्टली। टैक्स पेयर शैल वेव द राइट ऑफ अपील, टैक्स पेयर वादा करेगा मैं इस अमेंडमेंट के खिलाफ अब कहीं नहीं जा सकता। उधर पता है क्या लिखा होता था? टाइम, प्लेस एंड मैनर ऑफ अपीलिंग, इधर नहीं आप जा सकते, अब आप आगे नहीं जा सकते। नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी अंडरटेकन। कब? ऑन इश्यूज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय कमेटी, जो इश्यूज कमेटी ने डिसाइड कर दिए फिर उनके खिलाफ अब कहीं नहीं जाना। लेकिन आज आके शर्त वही है, इफ द टैक्स पेयर हैज डिपॉजिटेड द, इफ द टैक्स हैज बीन डिपॉजिटेड बाय टैक्स पेयर, अगर आप टैक्स पे कर दें, जो किसने बताया था? कमेटी ने। तो 4 बातें बताएं, कमिश्नर विल अमेंड असेसमेंट, you will waive the, no proceedings are required now, and you will deposit the tax। ये कब होगा? 4 बातें जब कमेटी के डिसीजन से आप क्या हो गए? सेटिस्फाई हो गए। If a taxpayer after receiving a show cause notice, if a taxpayer after receiving a show cause notice intends to settle his case, he may file offer of mukmuka, इसका नाम है ऑफर ऑफ सेटलमेंट, मुकमुका।
बिफोर ओवरसाइट कमेटी। इस कमेटी का अजीब सा नाम क्या बनाया आज हमने, ओवरसाइट कमेटी। इन एडिशन टू फाइलिंग रिप्लाई टू, कमिश्नर को रिप्लाई जरूर करना है, टीपी को रिप्लाई जरूर कर देना है इसका, लेकिन इसके अलावा एक क्या बनवा लें, कमेटी। एक तो रिप्लाई करें और इसके अलावा जाके कमेटी बनवा लें। कमेटी क्या करेगी, कमेटी आफ्टर एग्जामिनिंग द ऑफर मे कॉल फॉर द रिकॉर्ड, ये तो आज सुबह से पढ़े हैं, कमेटी मे कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड मे डिसाइड टू एक्सेप्ट। ये बात हमने समरी में नहीं डाली, पॉइंट 2 कहीं नहीं डाला समरी में। हाँ मतलब ओहो मे प्रोसीड, ये तो पॉइंट 2 था, एंड मे प्रोसीड डाला है ना, मे प्रोसीड पॉइंट 2 मतलब हल्का सा डाला है, असल तो ये लाइन लिखी हुई है। कमेटी आफ्टर एग्जामिनिंग द ऑफर कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ अ एंड मे डिसाइड टू एक्सेप्ट द ऑफर और may decide to modify the offer of taxpayer through मशवरा and communicate its decision to the। और अगर फिर टैक्सपेयर को डिसीजन से मुतमईन ना हो तो, अगर मुतमईन ना हो तो फिर केस वापस कमिश्नर के पास चला जाएगा। तो ये तो बड़ी पॉइंट 2 इंपॉर्टेंट था जो हमने स्किप किया हुआ है। कमेटी आफ्टर एग्जामिनिंग द ऑफर मे कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ अ केस, जिसको हमने यहां छोटा सा करके लिखा है, कमेटी में प्रोसीड एंड मे डिसाइड टू एक्सेप्ट और मॉडिफाई द ऑफर ऑफ टैक्सपेयर थ्रू मशवरा एंड कम्युनिकेट्स इट्स फैसला टू द टैक्सपेयर। आज सेक्शंस बताएं जो हमने पढ़े हैं। रिवीजन बाय कमिश्नर, कमिश्नर अपने छोटे के ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है। एक और पढ़ा है रिवीजन बाय चीफ कमिश्नर, एक पढ़ा है अग्रीड असेसमेंट इन सर्टेन केसेस, एक पढ़ा है प्रोविजनल असेसमेंट, एक पढ़ा है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी की असेसमेंट, और एक आखिरी पढ़ा है एविडेंस ऑफ असेसमेंट। चलें जल्दी से सुने। पहला सेक्शन कौन सा पढ़ा था, रिवीजन बाय कमिश्नर, और दूसरा पढ़ा था रिवीजन बाय चीफ कमिश्नर। में छोटा सा पॉइंट था, अगर कमिश्नर एग्जामिशन सर्टिफिकेट नहीं दे रहा तो किससे जाके ले लें, चीफ कमिश्नर, उसमें तो छोटा सा पॉइंट था। उसके बाद पढ़ा था एग्रीड असेसमेंट इन सर्टेन केसेस, ये वाला जो भी पढ़ा है, इसमें बनती है असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी। और फिर हमने पढ़ा है कच्ची असेसमेंट इन सर्टेन केसेस, उसमें एक ऑफशोर एसेट था, एक कंसील्ड एसेट इंपाउंड हुआ था, और ऑफशोर एसेट डिस्कवर हुआ था, और एक तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी वाला पढ़ा था, उसमें जब कोर्ट का फैसला आया उसके एंड से 1 साल के अंदर अंदर असेसमेंट होगी, और आखिरी पढ़ा था एविडेंस ऑफ असेसमेंट। लॉसेस का चैप्टर ना निकालें, ईओपी का चैप्टर निकालें, उसमें एक लॉसेस का सवाल है वो करना है। आज हमारा लेक्चर कौन सा है, लेक्चर 101। हमने कौन सा सेक्शन आज पढ़ा है, नोट्स आज एडवांस में बने हुए हैं, तरक्की हो गई है, जमाना आगे निकल गया है। सेक्शन, ये तो होमवर्क है सारा, हमने तो बस ये करना है, आप लोग नीचे क्यों देख रहे हैं, ये तो आपने करना है। तरक्की हो गई है, ये हमने 122 से पढ़ ली, 122 भी, 122 थी, 123, 125, 26 पढ़ लिया। अब हम क्वेश्चन 2 करने लगे हैं, पेज 331 पे। होमवर्क में जाके आप एक मिनट इधर देखें, ये पेज 439 में आपको खोल के दिखाऊंगा, इसमें इन सबके सवाल जो पास पेपर में आए हैं तरतीब से दिए हुए हैं, बल्कि सेक्शन 120 से लेके सारे तरतीब से दिए हुए हैं। क्वेश्चन 23 से क्वेश्चन 41 छोटे छोटे एक एक लाइन के सवाल हैं। व्हाट इज कंसील्ड एसेट, व्हाट इज कंसीलमेंट ऑफ इनकम, व्हाट इज प्रोविजनल असेसमेंट, इस तरह के छोटे छोटे नाम दिए हुए हैं। व्हाट इज स्टेटस ऑफ रिवाइज रिटर्न। तो ये पेज 439 पे हमने पूरे चैप्टर के सवाल समरी करके डाले हुए हैं, ये पास पेपर के सवाल नहीं है, ये सवाल तरतीब से हैं, इनके जवाब आपको आते रहेंगे। असल ये सवाल है आपके होमवर्क में, जो कि चैप्टर नंबर 15 में मुख्तलिफ जगहों पे हो सकता है ये बेस्ट जजमेंट का सवाल हो सकता है ये मैंडेट असेसमेंट का सवाल हो सकता है टेस्ट में जो आज सवाल डाला है उसका भी कोई एक सवाल हो इसमें। चैप्टर 23 का आप लोगों ने सवाल करना है, क्वेश्चन 35 पेज 705 पे। ये सवाल मैं हल्का सा आपसे डिस्कस भी कर जाऊंगा, जो हमारा आखिरी सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल रहता है। उसके बाद चैप्टर 18 का आपने क्वेश्चन 56 करना है। ये अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आपको 6:20 पे प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल है और अदर सोर्स का, ये आपको 6:20 पे आज करवा दूंगा, ठीक है।
अगला सवाल क्वेश्चन 31 है, ये ऑप्शनल है, आज करें, कल करें, परसों करें, जब मर्जी करें। ये बिजनेस का एक न्यूमेरिकल है, जो एक रिवीजन पर्पज से अच्छा न्यूमेरिकल है। करना है करें, नहीं करना ना करें, बेशक पेपर से पहले भी करना है करें, नहीं करना ना करें, जिनको टाइम मिल जाए वो कर लें, ताकि ये एक बिजनेस के न्यूमेरिकल की अच्छी रिवीजन हो जाए। तो असल अब ये 2 सवाल होमवर्क में है। चैप्टर 23 का क्वेश्चन 35, इस पे आधा घंटा लगाइएगा और इस पे 15-20 मिनट लगाइएगा, लेकिन ये मैं सवाल खुद करवाऊंगा। ओके, अभी निकालें क्वेश्चन 2 पेज 331। प्रॉफिट बताएं कितना है जी एओपी का? 45 लाख। वर्किंग वन, हमने इस सवाल में रिवाइज करना है कॉन्सेप्ट, जिसको हमारा चौथा दिन आज हो गया है कि डेप्रिसिएशन किस तरतीब से माइनस करनी है। पहले माइनस करना होता है पुराने साल का लॉस, फिर माइनस करना होता है हमारे साल की डेप्री, फिर माइनस करनी होती है पुराने साल की डेप्रिसिएशन। ABC are partners of an AOP and share profits and losses in the ratio of 5:3:2. ABC is engaged in the business of trading consumer electronics and has 2 independent branches in Tehran and Dubai. मुझे ये लग रहा है कि फॉरेन इनकम्स भी ये कमा रहा है। मेन इसका काम किधर है? पाकिस्तान में। एंड हैज 2 इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का क्या मतलब है? यानी कहीं और भी तो काम कर रहा होगा ना फिर। तो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस तेहरान और दुबई में है। अच्छा, वैसे उसने तेहरान और दुबई का डाटा पूरे सवाल में नहीं दिया, उसने नीचे जाके ना एंड पे बताया है कि तेहरान और दुबई में ये हुआ है, वो बिल्कुल एंड पे बताया। लेकिन यहां से आपको पता होना चाहिए इसकी फॉरेन इनकम्स भी है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एबीसीज P&L। भाई शक्ल से हर चीज पता नहीं चलती, कई दफा बंदे को अंदर से खंगालना पड़ता है कि हो क्या रहा आजकल उसकी जिंदगी में। शक्ल से कुछ पता नहीं चल रहा। पीबीटी से शुरू कर दें, थोड़ी से शुरू कर दें पीबीटी से। 45, सॉरी शुरू हो चुका है ये तो। किसी को याद है क्लोजिंग स्टॉक एनआरवी पे लाने के लिए कम करना पड़ता है या बढ़ाना पड़ता है? कम करना पड़ता है। आप बताएं, क्लोजिंग स्टॉक कम करने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। करें जी कम। क्लोजिंग स्टॉक कम करने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। करें कम। लेस, बोलें बोलें बोलें, एनआरवी लॉस। 4 रूल हैं क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक के। एक रूल लिख लें, बाकी रूल फिर खुद ही पता चल जाते होते हैं। रूल जो लिखना है वो ये नहीं लिखना क्लोजिंग स्टॉक कम, रूल लिखें क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है। बस रूल एक लिख लें, 4 रूल फिर उसी से डिराइव हो जाएंगे। हमारे सवाल में अनलकीली क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? अब रूल बताएं। क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट कम होगा। कितने से? 200 से कर लें। कैलकुलेशन भी पेपर में शो कर दीजिएगा। 1300 मेरा 100 हमारा 100। ओ पुत्र और न्यूमेरिकल कर लिया सी घर जाके पार्ट बी वाला, माशाल्लाह। घिसी पिटी एडजस्टमेंट जल्दी से बता दें इसका क्या करना है। घिसी पिटी एडजस्टमेंट वो जो हमने नहीं तेरी किताब में दी हुई है, मैं इसलिए गायब किया है। वो जो हमने कल क्लास में आपको डायग्राम दिखाई थी, जो आपको मिलने वाली है इंशाल्लाह अन करीब। पता नहीं कितों मिलनी है, गल्ला कर देने कोई नहीं। लो सारी डायग्राम ही गायब होगी। हाँ जी, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था ना, पेमेंट्स टू मेंबर्स ऑफ एन एओपी। पार्टनर को आप कोई भी पेमेंट कर दें, प्रॉफिट ऑन डेट, बोनस, ब्रोकरेज, अदर रिम्यूनरेशन पेड बाय एन एओपी टू पार्टनर, ये माइनस करने की इजाजत नहीं। तो ये पार्टनर्स को पेमेंट्स हैं, डिसअलाउ करें। रेड मार्कर से करते होते थे जी, अलग अलग लिखवाएं सबका। कमीशन किसका है?
ए का 290, बोनस किसका है? बी का 3, 1 विच पाने 1। आप लोग कभी लोग जा रहे हों और बीच में फिट हो गए हों, होता है ऐसा? बहुत दफा होता है। जाने दिया करो, अकेले भी रह लिया करो कभी घर। बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है भाई जिंदगी में, बहुत सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती हैं। मतलब घर वालों की सारी चीज़ों के साथ सब कुछ चल रहा हो और ये चल रहा हो तो मुश्किल होता है। 455, ये क्या है? मतलब पर्सनल बेनिफिट ही है ना एक पार्टनर का, पार्टनर सी का पर्सनल बेनिफिट ही है ना। मतलब उसका लोन पे कर दिया तो ये तो उसकी जात को ही फायदा हुआ है ना, एक तरह का उसकी जात को ही फायदा हुआ है। ये देखें हमने पढ़ा था, एनी प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज, कमीशन, बोनस, एनी रिवॉर्ड, एनी अदर रेम्यूनरेशन, कोई भी पैसे आपने उसको दे दिए, पेड बाय एन एओपी टू पार्टनर इज नॉट अलाउड। कितना? 455 जी। अच्छा, ईद मिलन पार्टी में साड़ी ईद कितों हले ते ईद मिलन पार्टी तो जेन्युइन खर्चा है बिजनेस का, इसको माइनस कर दें। सेक्शन 21 में नॉट अलाउड की लिस्ट में नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं माइनस हुआ रहने दे, मतलब मैं कह रहा हूं माइनस हुआ रहने दे। ईद मिलन पार्टी ये सही माइनस हुआ हुआ है। अजीब मिलन, ईद मिलन, अजीब मिलन। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन है 4 और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन है और 3 लाख और पुराने साल का लॉस भी पड़ा हुआ है शॉपर में डाल के। टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन शॉपर में डाल के रख लें। और आप लोगों ने मुझे कल वाले सवाल की भी एडजस्टमेंट बताई हुई, जो फुटफॉल लिखा हुआ था, फुटफॉल लिखा हुआ था, फुटबॉल लिखा हुआ था। फुटफॉल का लफ्ज याद है ना, कल वाले सवाल में लिखा हुआ था। अभी मैं खोल के दिखाता हूं, ठीक है? हमें आपकी इतनी टेंशन है जितनी हमें अपनी। अच्छा, अकाउंटिंग वाला डेप्रिसिएशन उठा दें, लेकिन टैक्स वाला डेप्रिसिएशन को लिफाफे में डाल दें। अकाउंटिंग वाला डेप्रिसिएशन जरूर उठाएं। अकाउंटिंग वाला डेप्रिसिएशन तू परा होना जरा, ऐड अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन 400, टैक्स वालों के डेप्रिसिएशन को शॉपर में डाल के रख लें। अच्छा, आगे लाइनें कुछ 4-5 ही हैं, कुछ ज्यादा जगह छोड़ने की जरूरत नहीं, पता चले आधा सफा छोड़ के तुम वर्किंग अगली कर रहे हो। दादी अम्मा से गपशप अच्छी है आप लोगों की? टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन, टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन और टैक्स वालों का इनिशियल अलाउंस। और क्या लिखूं आगे? और क्या लिखूं आगे? एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट फॉर करंट ईयर, वेल डन, ये लिखना है आगे। यार तू सुता ही रहा कर, तू मतलब तू उठने ते बोलने लग जाना है यार सो के भी नहीं पढ़े आते। टर्म टेस्ट में नंबर कितने आए ना? अच्छा दिया नहीं, टेंशन नहीं। टैक्स वाला डेप्रिसिएशन, मैं इस वर्किंग को इसलिए यहाँ करता होता हूँ कि जब मैंने प्रायोरिटी में 1 2 3 नंबर लगाने तो वो आपको लगा के दिखा सकूँ, इसलिए इस वर्किंग को यहाँ पे करके रखता हूँ। आप लोग रजिस्टर पे करके रखें जी, बिल्कुल। अच्छा, ये एडजस्टमेंट में सवाल से उड़ा रहा हूँ, ये कौन सा आई का सवाल है? हमने अपनी तरफ से डाला हुआ है। ये एडजस्टमेंट कई दफ़ा की हुई है। इंटरेस्ट इनकम 5 मिलियन से कम है, अदर सोर्स में जानी है, छोड़े पड़े फाइनल टैक्स रिजीम में, छोड़े पड़े। मैं एडजस्टमेंट को सवाल से ही काट रहा हूँ। सवाल खत्म करें, और बड़े काम करने हमने आज। फर्दर इंफॉर्मेशन, फर्दर इंफॉर्मेशन, मैंने निकाल रही हो, मैं क्या थी करन हूँ, मेरे से आगे भाग रहे हैं, शर्म नहीं आती। फर्दर इंफॉर्मेशन, द बिजनेस लॉस फॉर 13 डेड हो चुका हुआ 13 का, तो यस इग्नोर करें एडजस्टमेंट को। तो फिर 13 का तो
हाय अगर इस साल आ गया तो आ गया, वरना हो गया। बिल्कुल आखिरी सांसें 830 में से। द असेस बिजनेस लॉस फॉर द ईयर, असेस का मतलब होता है टैक्स वालों ने एज्यूम्ड असेसमेंट कर ली हुई है इसकी, आपने रिटर्न जमा कराई थी और ये असेस हो गया था। बच्चों अब असेस का मतलब भी समझा करो, अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आप रोटी को चोची नहीं कहते हैं। द असेस बिजनेस लॉस फॉर टैक्स ईयर 2013 ब्रॉट फॉरवर्ड इज 830। दिस इन, अच्छा आमतौर पे सवालों में ना डेफिनेशन लग दी होती थी, लेकिन यहां लिखा हुआ है दिस इंक्लूड डेफिनेशन ऑफ 705। मुझे पता नहीं चल रहा ये बिफोर है या आफ्टर है, मैं अब बैठने लगा हूं, आप लोग मुझे बता दें ये बिफोर है या आफ्टर है। ये 830 बिफोर है या आफ्टर है, क्योंकि ये देखना पड़ेगा, मुझे चाहिए होता है बिफोर, पता नहीं अब ये कौन सा दिया हुआ है। आइंस्टाइन और न्यूटन देखे ना इधर, इंक्लूड का मतलब तो मुझे फिर आफ्टर ही लग रहा है, यानी यहां तक पहुंचते हुए डेफिनेशन माइनस हो चुकी हुई है। इंक्लूड पता है उसने क्यों लिखा है, क्योंकि लॉस भी और डेप्रिसिएशन भी है, वो खर्चे होते हैं एक तरह के, तो मतलब पड़ी है, तो पड़ी है मींस माइनस ही हुई है ना फिर। तो इज इट बिफोर डेप्रिसिएशन और इज इट आफ्टर? यार अगर तूने बॉल पॉइंट मुंह में डाली होती ना, फिर तो मैं तुझे कुछ कहता, डाल लॉलीपॉप मुंह में वापस डाल। मतलब मैंने क्या लॉलीपॉप खाने में मैंने क्या कहना है, दिखा कितनी हो गई है, इसके पास थी, ओ तेरी है, चेंज होती रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, शुक्र है सवाल मुक्कण वाले ने कैलकुलेटर काट लिया, तेरी मेहरबानी भाई। दोबारा सोचें, ये लॉस आफ्टर डिप्शन है या बिफोर डिप्शन है? दिस इंक्लूड डिप्शन, यानी इस तक पहुंचे डिप्शन। और मेरे तो ख्याल से आप इसको ना ऐसे बनाएं, जरा खुला सा करके बनाएं, वर्किंग की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन चलें वर्किंग करें। वर्किंग 4, वर्किंग 3 ऐसी एक बनाएं जरा, मतलब ऐसे एक लाइन बना के, डेप्शन कितनी है टैक्स वालों की? 7, और ये इंक्लूड है किसमें? ये मैंने कोई सॉल्यूशन किया या क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया? क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया आपके सामने वर्किंग 3 में। सारे बोलें दिस लॉस इंक्लूड डेप्रिसिएशन, सीधे हाथ से पानी पीते हुए, दिस लॉस इंक्लूड डेप्रिसिएशन, या इस तरह बोल दें दिस लॉस इज आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। चलें लिख भी लें, दिस लॉस इज आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। 830 क्या है? आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। अब मुझे क्या चाहिए? व्हाट आई नीड, व्हाट आई नीड, आई नीड 2 थिंग्स, लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन, और पुराने साल की डेप्रिसिएशन को ना नाम होता है अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। पुराने साल के डेप्रिसिएशन का नाम ना करो, पुराने साल के डेप्रिसिएशन का नाम होता है अनएब्सॉर्ब्ड। अब आप मुझे बताएं व्हाट इज द लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन, व्हाट इज द लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन? मैंने आपको निकालना सिखाया था एक क्लास में, -830 जमा 705 जी, -25। इसी तरह और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बताएं 700, बस इसको माइनस लिख लें, जो मर्जी लिख लें वो। डन। So this loss is after deducting depreciation. This loss is, या this loss includes depreciation, this loss is after depreciation, एक ही मतलब है, मतलब इससे बिफोर निकालना है। सवाल खत्म हो गया है, बाकी डेटा है फॉरेन इनकम्स का। तो नंबरिंग दें, रजिस्टर पे आपने वर्किंग 2, 3 की हुई है, नंबरिंग दें। सबसे पहले आप रेड मार्कर लेता हूं मैं, सबसे पहले आप माइनस करेंगे ये, फिर माइनस करेंगे ये, और फिर माइनस करेंगे
यही तरतीब है या कोई और तरतीब है? यही तरतीब है। हम सबसे पहले फेंकेंगे ये वे ड्रामे, उसके बाद फेंकेंगे ये, और उसके बाद फेंकेंगे ये। चलिए, हाँ जी, 5 7 जगह है माय डियर, जगह है। वो साथ देख रहे बैठने की जगह है या नहीं, मतलब जगह है। बुलाएं, पहले किसे बुलाएं? कितनी होगी है? दिखाओ। ओ यार जान दे यार, दिखा इधर। अब ये दे मुझे स्टिक इधर। नहीं नहीं नहीं, दे गया, हट, इधर दे, इधर दे, इधर दे। ना 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 प्लीज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी बात माने ना। इससे छीने ये। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका अच्छा, मुझे ये लगा कि बिल्कुल खत्म होगी भी और वैसे हूँ। पेश करें भाई को। ओके, अब सबसे पहले हम माइनस करेंगे 125, फिर 300। लेस लॉस बिफोर 5 6, लेस करंट ईयर टैक्स वालों की, वो जो शॉपर में डाल के रखी होती है। अच्छा, ये रुपये 1000 का सवाल है। ये 5 मिलियन है या 10 मिलियन है? आज लिखें इट इज लेस देन, फिर पूरा माइनस कर दें, फिर पूरा माइनस कर दें, फिर कोई परेशानी। और अगर ये ग्रेटर देन होता 10 मिलियन, फिर लोअर ऑफ करके माइनस करते। लेस ब्रॉट फॉरवर्ड टैक्स डेप्रिसिएशन या अनएब्सॉर्ब टैक्स डेप्रिसिएशन 704625। ओके, अच्छा मोहतरम, एक सवाल हमने किया था फॉरेन सोर्स इनकम का 2 दिन पहले। कंट्रीज के नाम बताएं, बर्लिन और पेरिस। ये तो अब 3-4 दिन से जो हम करें उसकी रिवीजन हो गई। बर्लिन और पेरिस को पढ़ने से पहले मुझे आप ये बताएं कि हेड्स ऑफ इनकम कितने हैं? 12। सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, बिजनेस स्पेकुलेशन, नॉन स्पेकुलेशन, पाकिस्तान के और बाहर के मुल्क में। मुझे बताएं ये फॉरेन इनकम कितने हेड्स आपको नजर आ रहे हैं? बताएं जी। ये एक ही हेड है, इस हेड का नाम क्या है? फॉरेन सोर्स बिजनेस इनकम, नॉन स्पेकुलेशन, फॉरेन सोर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। असल में ना हमारा स्पेशल ईयर है, तो 31 दिसंबर 18 के बाद जो 30 जून आता है उसे 19 कहते हैं, इसलिए ये स्पेशल टैक्स ईयर 19 है। ये डेटा सारा 31 दिसंबर 18 के साल का है। ये ना पेपर में नोट डाल के आइएगा कि 18 का तुमने डेटा दिया और सवाल 19 का मांगे, आई विल नॉट सॉल्व। मतलब तो 31 दिसंबर 18 ईयर एंड है, वो स्पेशल ईयर है। लेक्चर 1 लीजिएगा जाके, उसमें हमने बताया था कि 31 दिसंबर 18 अगर हो तो उसे डिनोट करते हैं टैक्स ईयर 2019 से, इसलिए टैक्स ईयर 2019 लिखा हुआ है। अच्छा, दुबई के प्रॉफिट को और तेहरान के लॉस
का नाम मुझे बता दें, किस हेड में लेके जाऊं? इनकम फ्रॉम बिजनेस, नॉर्मल फॉरेन सोर्स इनकम। हेडिंग दें, हेड की नहीं। ओ, दीज फिगर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन, और अगर लिखा होता दीज फिगर्स आर इंक्लूडेड इन P&L, तो फिर यहां कहीं ऊपर ही कहीं करके कहीं उल्टा देते इसको, जगह जितना जल्दी होता इसको उल्टा देते। लेकिन अभी ये पढ़ी नहीं, अभी ये पढ़ी नहीं, अपनी टेरिटरी में रखो हाथ। अच्छा तो वर्किंग नंबर 4, इनकम फ्रॉम बिजनेस, फॉरेन सोर्स इनकम। इनकम फ्रॉम बिजनेस, फॉरेन सोर्स इनकम। जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, मेरे ख्याल से कुछ भी ना करें, इधर ही जमा माइनस करें, सिंप्लीफाई करें, ये ज्यादा अच्छा तरीका है। इधर ही जमा माइनस करें, सिंप्लीफाई करें डेटे को। दुबई में क्या है? प्रॉफिट। तेहरान में क्या है? कितना? आज जवाब दे दें, 300 का लॉस। ओके अच्छा, एक बात हमने कभी क्लास में नहीं की, वो आज भी करने लगा हूं आपसे। पाकिस्तान के बिजनेस प्रॉफिट में से फॉरेन, मतलब पाकिस्तान के 6 हेड्स अपने हैं और बाहर के मुल्क में 6 हेड। मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान में प्रॉफिट आ जाए और बाहर के मुल्क में, और हों दोनों बिजनेस सी, तो क्या आपस में शुणिंग? ये पहली दफा सवाल पूछा हमने आपसे, क्या ये दोनों आपस में शुणिंग? यानी पाकिस्तान के प्रॉफिट में से मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, वो ऐसे ऐसे कर रहा है। मतलब पहले मेरी बात सुन लें, फिर ऐसे ऐसे कीजिएगा। पाकिस्तान के बिजनेस प्रॉफिट में से बाहर के मुल्क का, मतलब पाकिस्तान और फॉरेन वाला मैंने कभी इकट्ठा इस तरह पूछा नहीं सवाल आपसे, पहली दफा पूछ रहा हूं, आप भी दिलों को थाम लें। तो पाकिस्तान के प्रॉफिट में से, छोड़ कुछ नहीं होता, पाकिस्तान के प्रॉफिट में से बाहर का लॉस माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता। पाकिस्तान के प्रॉफिट में से बाहर का लॉस माइनस। लेकिन आज एक धमाका बात सुने, पाकिस्तान का लॉस बाहर के प्रॉफिट में से माइनस हो सकता है। यह बात मैंने आपको पहली दफा बताई है, यह बात जाने से पहले आपको बतानी थी। जाने का कोई पता नहीं, आप अभी उठ के चले जाएं, पता चले क्लास से, जाने का कोई पता नहीं। ये बात मैं आपको लिखवाऊंगा किसी दिन, मैं उस वक्त आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा इसके। अभी मैंने आपको जहनी तौर पे तैयार किया, अभी तो आपके जहन में पता नहीं क्या क्या आना है। माशाल्लाह प्रोसेसर स्ट्रांग है आपका। तो हमने आपको आज क्या बताया है? पाकिस्तान के प्रॉफिट में से बाहर के लॉसेस माइनस, लेकिन पाकिस्तान के लॉसेस माइनस हो। पेपर में ये भूल सकता है, यकीनन भूल सकता है, क्योंकि पता नहीं वाइस वर्सा सही है या वो सही है, भूल सकता है। इसका आसान हल, बाहर के मरीज पाकिस्तान में इलाज कराने नहीं आते। अच्छा, मतलब अगर बाहर के तालियां मार रहे होते पाकिस्तान 10-15 दिन में बेहतर हो जाएगा, साडा कॉन्सेप्ट फारग हो जाए। तो बाहर के मरीज पाकिस्तान में इलाज कराने, लेकिन अगर पाकिस्तान के मरीज हों तो बाहर के मुल्क में फिर इलाज कराने ले जाएंगे। लेकिन अभी छोड़ें इस बात को, फिलहाल इसको सेट ऑफ नहीं करना। लिखें, फॉरेन लॉसेस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट पाकिस्तान इनकम। फॉरेन लॉसेस, इसी सवाल में लिखें कहीं, फॉरेन लॉसेस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट पाकिस्तान इनकम। लेकिन वाइस वर्सा ना लिखिएगा, वो फिर कभी बाद में लिखवाऊंगा। पाकिस्तान लॉसेस के साथ बीमार जरूर लिखें। मैं, ये बड़ी कॉन्सेप्चुअल बात है, पेपर में भूल सकती है। पाकिस्तान लॉसेस के साथ बीमार, पाकिस्तान के बीमार, पाकिस्तान लॉसेस, मैंने फॉरेन लॉसेस लिखवाया है। हाँ, फॉरेन लॉसेस, ओके। फॉरेन लॉसेस कैन नॉट बी
एडजस्टेड अगेंस्ट पाकिस्तान लॉसेस, पाकिस्तान प्रॉफिट्स, फॉरेन लॉसेस, हमारे सवाल का डेटा देख के बता रहा हूं, फॉरेन लॉसेस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट पाकिस्तान प्रॉफिट। फॉरेन लॉसेस के ऊपर बाहर के बीमार लिख लें, तो बाहर के बीमारों को पाकिस्तान नहीं लाना। अब नेट करूं या बस शो कर दूं? शो कर दें, न्यूमेरिकल का फेस बनाएं, कितना है पाकिस्तान की, ओहो ये कैसे पाकिस्तान की इनकम है, ये मुझे कैसे पता चला? हो ये तो किसी ने क्लास के बाद आके पूछना है, ये मुझे कैसे पता चला पाकिस्तान की इनकम है? जाहिर बात है वो तेहरान और उसकी है, तो फिर बाकी इनकम पाकिस्तान की होगी। नहीं एस्टिमेशन की मतलब हकीकत सी बात है, वो पाकिस्तान में बैठे हैं तो पाकिस्तान की इनकम होनी है ना, मतलब हर वक्त ही कोई ना कोई पंगा। 4-6 और इनकम फ्रॉम बिजनेस, मैं आ जाऊं इलाज कराने पाकिस्तान, मैं आ जाऊं गुजरांवाला के किसी अच्छे से अस्पताल में? अच्छा नहीं, वो कह रहे उधर ही मर जाओ, हाथ धुल दिए 4-6-2-5, इसका टैक्स आप लोग खुद ही निकाल लीजिएगा, मैं एक वर्किंग करवा दूं रिवीजन के तौर पे, इसके बाद बाकिर का न्यूमेरिकल के लिए अगर वर्किंग करनी है तो वो करें। एओपी का न्यूमेरिकल खत्म है, यहां लिखें एओपी का न्यूमेरिकल अब खत्म है, टैक्स अब ना निकालें, अब इन क्लासों में आके भी अगर टैक्स निकालना है तो फिर मैं जा रहा हूँ, मतलब कोई चीज़ें माइनस करनी होती फिर मैं निकलवा देता आपको, कोई चीज़ें माइनस तो नहीं करनी ना। तो लिखें इसके नीचे, यहां एओपी का न्यूमेरिकल खत्म है। अब अगर मिस्टर ए का डाटा दिया हुआ है, कल भी वैसे एओपी का न्यूमेरिकल था, देखिएगा वो जो हमने किया था जिसमें फुटफॉल रहता है, अभी कल भी एओपी का न्यूमेरिकल था, वो हमने खत्म कर दिया था टैक्स निकाल के, क्योंकि मिस्टर इंडिविजुअल का डाटा नहीं दिया हुआ था। तो लिखें नहीं दिया हुआ था कल इंडिविजुअल का डाटा, यहां एओपी का न्यूमेरिकल खत्म है। आगे बोलें, अब अगर मिस्टर ए का डाटा दिया हुआ है तो एक वर्किंग करनी पड़ेगी उससे पहले, लिखें अब अगर मिस्टर ए का डाटा दिया हुआ है तो एक वर्किंग करनी पड़ेगी, उस वर्किंग का क्या नाम है? डिविजिबल इनकम। अब अगर मिस्टर ए का डाटा दिया हुआ है तो उसके लिए एक वर्किंग करनी पड़ेगी, उस वर्किंग का क्या नाम है? डिविजिबल इनकम। करवाएं जी डिविजिबल इनकम कैलकुलेट, टोटल बताएं। 4-6 आबाशा 2 बोनस 3 10 और सी का पर्सनल एक्सपेंस, ओहो जगह फिर नहीं बची। अच्छा प्रॉफिट शेयर 290 310 और प्रॉफिट 335। लेकिन इसको करें कुछ 1/5 2/5 जो भी आप करते होते हैं, टोटल 5 बन रहा है, टोटल 10 बन रहा है, पता नहीं बता ही नहीं रहे। 5 जमा 3 जमा 2, 5 जमा 3 जमा 2 तो फिर 5/10 होगा ना। मिस्टर ए का ही करना है ना सिर्फ, बाकी को तो न्यूमेरिकल नहीं करना। 3/5 इंटू 5/10। अब गलती से बच्चे ये ले जाते होते हैं, और अगर इधर सैलरी दी हो तो सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी में ले जाते हैं, खुदा के लिए ये इसको अपने बिजनेस से हिस्सा मिल रहा है, ये सैलरी वगैरह नहीं होगी अगर सैलरी बोनस हुआ तो, ये बस इधर लाएं। आगे मैं नहीं सॉल्व कर रहा मिस्टर ए का सवाल, ये कैलकुलेशन कितने लोगों को याद आ गई है? याद आ गई? अच्छा आप बता दें 2075 को कहां लेके जाना है? ज्यादा वाली इनकम और कम वाली इनकम के दरमियान में, एड शेयर फ्रॉम एओपी, इसको कम वाली और ज्यादा वाली इनकम के दरमियान में लेके जाना है। आगे कम वाली इनकम तो दी हुई है इधर,
6 लाख, ये मैं नहीं सॉल्व करवा रहा ये का, इस तरह को तो कई सवाल सॉल्व हो गए। मैं आज एक तजुर्बा करने लगा हूं कि सेल्स टैक्स का आखिरी न्यूमेरिकल 10 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। मेरा नहीं ख्याल होगा, लेकिन तजर्बा करते हैं। मैं किताब पे ही सॉल्व करूंगा, आपकी सिर्फ अटेंशन चाहिए, मुझे टेक लगा लें। सेल्स टैक्स का जो आखिरी न्यूमेरिकल मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है। अच्छा, ये अल्लाह की तरफ से को 10 मिनट बच गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैंने आपको एक होमवर्क के अंदर एक मैंने आपको दिया था, सफ़ा बताया है, वो आप लोगों ने पहले भी एक दफ़ा मैंने दिखाया था। वो ICAP के पास पेपर नहीं है, लेकिन हमने ना उनको सेक्शंस की तरतीब से इकट्ठा किया हुआ है, सेक्शंस की तरतीब से इकट्ठा किया हुआ है। ये मैंने आपको होमवर्क में दिया है, मैंने जिसका पेज नंबर आपको बताया 438। यानी व्हेन अ रिटर्न इज कंसिडर्ड एज कंप्लीट, ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट क्या होती हैं, रिटर्न नाउ अरिथमेटिकल एरर क्या होती है, मतलब सारे तरतीब से दिए हैं, ये सारे तरतीब से सेक्शन डाल दिए। क्लियर? और इंशाल्लाह ये असेसमेंट्स के चैप्टर की कुछ शॉर्ट फॉर्म में आपसे समरी भी हमने शेयर करनी है, वो भी इंशाल्लाह हम आपसे शेयर कर देंगे। असेसमेंट का चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, अब हमने मंडे से अपील्स का चैप्टर शुरू करना है। निकालें जी चैप्टर 23, चैप्टर 23 है ना, चलें चैप्टर 23। Shams Associate is registered with Sales Tax Department as manufacturer, importer and distributor. SS tax manager in the process of finalizing sales tax return and has provided the following computation. उसने अपनी तरफ से टैक्स ही निकाल दिया है सारा का सारा। ये फिगर 11.87 है, गलती से 7 मिस हो गया था, टाइपिंग एरर है। ये 11.87 है, 11.87, पेज नंबर 705। अच्छा, CR के बच्चों को बता दें 50 पे हम रूम ओपन करेंगे। अच्छा 11.87, ओके। अच्छा, इस सवाल के ना वो कुछ लोग तो इतनी बारीकी से देखते नहीं, लेकिन कुछ बच्चों की ऐसी नज़र पड़ जाती है। इस सवाल का जो सॉल्यूशन है उसमें सारा टाइम इधर ही ज़ाया हो गया। इस सवाल का जो सॉल्यूशन है उसमें हमने क्या कहते हैं, नो फर्दर टैक्स यहाँ लिखना था कि इन पे फर्दर टैक्स लगता है। आपको पता है फर्दर टैक्स वाली तो एक आधी चीज़ ही होती है, तो यहाँ नो फर्दर टैक्स, यहाँ फर्दर टैक्स लिखना था। पेज 745 पे नो लिखा गया है। वो पता है ना आपको, सेल टू अनरजिस्टर्ड इधर आती हैं, तो छोड़ें, बस समझ आ गई बात, घर में जाके ठीक कर लीजिएगा। पेज 745 पे सोल्यूशन छोड़ें। शम्स एसोसिएट ओन बाय शम्स रजिस्टर्ड विद सेल। अच्छा, मैं वर्किंग वन इधर ही कर रहा हूँ, ये इनपुट टैक्स है, वर्किंग वन इधर ही कर रहा हूँ। आप लोगों ने फ्रेश तरीके से करनी है। परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इन आजाद जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल ठीक है, परचेज पे 18 लगाएं और लगा भी हुआ है। आगे चलते हैं, ये तो उसने कंप्यूटेशन बनाई है ना, इसमें गलतियां होंगी। परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री आए, इसको वर्किंग वन में हम इग्नोर करते हैं। मैं जबरदस्ती इसी को वर्किंग वन बना दिया अपनी, डन, ताकि कोशिश करके 8-10 मिनट में हम सवाल को सॉल्व करें। बाद में सही करा दीजिएगा। अभी इधर देखें, परचेज 5000 यूनिट्स ऑफ आइटम लिस्टेड इन थर्ड शेड्यूल। ये पता है किस में आने चाहिए, ये इसमें नहीं आने चाहिए, ये आने चाहिए 5000 ज़रब 1000 इज इक्वल टू 5 मिलियन, ज़रब 18%। भाई थोड़ा सा इंटरेस्ट लें, कैलकुलेटर निकालें, कैलकुलेटर 0.9। समझ आ रही है तो हाथ खड़ा कर दें। आगे चलें, परचेज इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, वर्किंग नंबर इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर कितना, 0.11 इंटू इज इक्वल टू 0.002 019। ठीक है ठीक है, ओके, 0.02 डन। आगे
परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, ठीक है, वो मैं वर्किंग 1.1 में ले गया हूं, लेकिन इस वर्किंग 1 में अब ये नहीं आएगा। ओ भाई कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? मैं वर्किंग प्रॉपर करके दिखा देता हूं, समझ आ रही है ना? अच्छा, परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम, पता नहीं कल आप भी क्वेश्चन पेपर पे कल से शुरू कर दें, चलो यार आ जाए, ऐसा चंगा काम है ना अली। परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्जाम्ड सेल, वर्किंग 2.1, परचेज फॉर एग्जाम्ड सेल। कितनी परचेज है? 2.38 इंटू 0.43। ये भी अभी मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, ये 0.38 लिखी गई है फिगर, लेकिन बाहर सही आई है हमारी फिगर, कोई मसला नहीं। आगे चलें। हमारी परचेज वाली साइड है, हमारी परचेज वाली साइड है, ये मैंने आपको समझाना था। हमारी कौन सी वाली साइड चल रही है? परचेज वाली साइड। अगर हमारी परचेज वाली साइड चल रही है तो हमें रिसीव हुआ डेबिट नोट या हमने इशू किया है? इसका मतलब है कि हमारी परचेज वाली साइड है, फिर इशू तो किसने किया होगा? इशू तो हमने नहीं किया होगा, हमने मतलब इशू तो क्या क्या लिखा हुआ है? रिसीव डेबिट नोट फ्रॉम सेलर। रिसीव डेबिट, हम कौन है? मुसलमान। बायर, हम कौन है? बायर। तो रिसीव डेबिट नोट फ्रॉम सेलर। वो पहली दूसरी क्लास के सबक याद आ जाते हैं, अच्छे सबक पढ़ाए में टीचर। अच्छा, जरा तसल्ली से, हमारी कौन सी साइड है? परचेज। ये माना कि हम बायर हैं, लेकिन सवाल ने लिखा हुआ है वी रिसीव्ड अ डेबिट नोट, वी रिसीव्ड अ, इसका मतलब है उसने सेल बढ़ाई है। तो मैं का कमाल सवाल है। रिसीव्ड, आज तक लिखा होता था इशूड, आज तक क्या लिखा होता था? तसल्ली से दोबारा सुने, हमारी साइड कौन सी चल रही है? परचेज। हमने नोट इशू नहीं किया, हमने तो फिर इससे रिसीव हुआ होगा ना। तो अगर रिसीव हुआ है मुझे डेबिट नोट, तो मैं तो फिर इस कैटेगरी में आके गिरूंगा, तो फिर परचेज बढ़ाएंगे। और अल्लाह का शुक्र है वो तो बढ़ाई भी है उसने 0.232 इंटू 18, तो ये तो सही है 0.06। अब इन सब का टोटल करेंगे तो आ जाएगा वर्किंग 1। अगली वर्किंग शुरू करें। आउटपुट टैक्स, बोंगे ने ना नीचे टैक्सेबल जीरो और एग्जेम्प्ट सेल डाली हुई है। अभी मैं बताता हूँ सवाल में ना टैक्सेबल, ना जीरो रेट सेल है ना एग्जेम्प्ट सेल है, सवाल में कोई सेल है ही नहीं, अपॉर्शनमेंट की जरूरत ही नहीं थी, वो तो उसने वैसे ही डाल दी हुई है, छोड़ें आप लोग इन चक्रों में ना पढ़ें। टैक्सेबल सेल टू रजिस्टर्ड कस्टमर, भाई ये नहीं देखना होता, हम तो वर्किंग 3 में डायरेक्ट 100 पे चीजें लेके जाते हैं। वर्किंग 3 टैक्सेबल सेल टू 4.1, वर्किंग 3 हो गई, बस 100 पे ही जाएगी। नहीं समझ आ रहा तो वर्किंग 3 खोल देता हूं आप लोगों को। अच्छा मैं करने दे मुझे वर्किंग। चुप 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 4.1 टैक्सेबल सेल टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर एंड कंज्यूमर, ऊपर ही आ जाएगा। वर्किंग 3 में सेल ऑन बोर्ड ऑन प्लेन एंड रूट टू लाहौर। अच्छा, पे जीरो रेट और पाकिस्तान में है लाहौर। सर पेपर में ऐसे भी कर सकते हैं कि जहाज लाहौर में उड़ के आ जाए, ये तो लोकल फ्लाइट है। तो 0% 18%, वो तो उसको छोड़े, क्या किया उसने? आप लोग ये देखेंगे या ये देखेंगे? तो बोलें कि किधर डालने? 1.7। अभी थोड़ी देर बाद किसने पूछना है ये क्या चल रहा है? भाई ये सेल टू रजिस्टर्ड चल रही है और ये सेल टू, अगर इतने अरसे बाद भी आपको नहीं पता तो फिर मैं जा रहा हूं। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स, सेल है, सेल है। सेल ऑफ 5000 यूनिट्स, क्या माय डियर? 0. हाँ तो ओ मैन होते होते जीरो का डंडा होते चला गया थी मैं यार। सेल ऑफ 5000 यूनिट्स परचेज्ड फ्रॉम एबीसी
आए आजकल अबव मेंशन लिख रहे, लेकिन ऊपर देखें एबीसी के 5000 यूनिट पहले हमने खरीदे हैं, अब हमने भाई इसको छोड़े 4.6। ये एबीसी वाले यूनिट तो नोट 1 में पढ़ता हूं, ये एबीसी वाले यूनिट तो ये हैं, और भाई एबीसी वाले यूनिट तो ये हैं, तो ये थर्ड शेड्यूल वाली सेल है या नॉर्मल सेल है? थर्ड शेड्यूल वाली सेल है। वो नोट में बाद में पढ़ूंगा, नोट 1। पहले मुझे बताएं कितने यूनिट्स बेच दिए हैं। खुदा के लिए ये सेल प्राइस ना उठाइएगा, ये सेल प्राइस उठाइएगा। थर्ड शेड्यूल वालों को परचेज में भी रिटेल प्राइस पे और सेल में भी बताएं। 5000 इंटू इज इक्वल टू डन। नोट 1, एक मिनट, नोट 1 क्या हुआ? थर्ड शेड्यूल है ना, ठीक है, ऊपर ही जाएगा। ओके, वेल डन, वेल डन, वेल डन, एक्सीलेंट, आप लोग छा गए हैं। नोट 1, आउट ऑफ 5 यूनिट्स द कस्टमर रिटर्न 500 यूनिट्स, क्योंकि वो अनफिट है फॉर कंजम्पशन। ठीक है, सेल रिटर्न रिकॉर्ड करें, सेल रिटर्न रिकॉर्ड करें, करें जी सेल रिटर्न रिकॉर्ड। 5000 नहीं, 500 की सेल रिटर्न 0.5 डन। वी डिस्ट्रॉयड, आज पहली दफा डिस्ट्रॉय नहीं हुई चीज, सेल रिटर्न करके डिस्ट्रॉय करवाई। आज तक सिर्फ क्या होती थी, डिस, तो हम वर्किंग 1 में माइनस कर देते थे। आज उसने क्या किया, जल्दी बोलें, सेल रिटर्न करके डिस्ट्रॉय करवाई। तो सेल रिटर्न रिकॉर्ड कर लें, लेकिन डिस्ट्रॉय भी तो रिकॉर्ड करें। डिस्ट्रॉय का असूल किसी को बताएं क्या है? अगर कभी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाए तो वर्किंग 1 में एक लाइन डाल के माइनस कर दें, वर्किंग 1 में एक लाइन डाल के माइनस कर दें। वर्किंग 1 में, वर्किंग 1 में लेस डिस्ट्रॉयड गुड्स कितनी? 500 ज़रब 5000 नहीं भाई, 500। ओ भाई इनकी परचेज प्राइस भी वही है, मैं क्या करूं, ये थर्ड शेड्यूल की चीजें हैं ना, परचेज सेल प्राइस तो वही चल रही है ना, मेरे से लड़े दो ना। कितना? 0.0 इंटू 18%, 0. बोलें डिस्ट्रॉयड गुड्स को वर्किंग 1 में नई लाइन डाल के माइनस करते हैं। लेकिन आज सेल रिटर्न क्यों रिकॉर्ड की? उसने बताया है पहले सेल रिटर्न हुई है। डन, आगे चलें। सेल ऑफ इंपोर्टेड 1500 यूनिट्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड डीलर्स, द इंपोर्टेड गुड्स आर सब्जेक्ट टू हायर रेट। इंपोर्टेड गुड्स आर सब्जेक्ट टू हायर रेट। अब ये 2.7 ही उठा लें, लेकिन इसको सवाल के फेस पे जब आप लेके जाएं तो ध्यान रखिएगा, इसको डालिएगा, क्योंकि सवाल ने लिखा हुआ है अन, लेकिन इस सेल पे आपने लगाना है और 4 और भी लगाने हैं एंड पे, वो बात अलग है, पता नहीं 29 पे बात, लेकिन 25%, इस सेल को 25 पे डालें। जी बोलें, जी बताएं ना। थर्ड शेड्यूल की नहीं है, मैंने मारना है, ये थर्ड शेड्यूल की नहीं है भाई, तुझे मैंने मारना है, ये थर्ड शेड्यूल की नहीं है। 2.7 तो क्या 0.68 किस चीज का? 25% इस पे नहीं लगेगा, सवाल के फेस पे लगेगा। अभी फिगरें 100 पे डालनी होती हैं, यहां फिगरें किस पे डालनी होती हैं? सवाल के फेस पे लगेगा ना। चलिए तसल्ली से बात सुने, जो सेल 25% पे है उस पे 25 लगाना नहीं होता, उस सेल को यहां सिर्फ डालना होता है। सही है, चलें आगे। 50% एडवांस इज रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ये 50 ही है, ये ना कहिएगा ये इसका 50 लो, ये 50 ही है, तो एडवांस आ गया, तो एडवांस को तो बस इधर डाल दें 1 रुपए को। डन, सवाल खत्म। आगे तूने जिससे फर्दर टैक्स लगाया, मुझे क्या, तू जिस मर्जी चीज पे फर्दर टैक्स लगा, मैं नहीं देखूंगा। देखना नहीं वैसे इसने किस किस पे फर्दर टैक्स लगाया, एंड कंज्यूमर पे, और बस ना देखें, आप लोगों ने क्यों देखना। और 1 मिनट में ये रिकॉर्डिंग क्लोज कराने लगाऊं। ऐसे डिड नॉट क्लेम इनवॉइस ऑफ 0.9
मार्च ड्यू टू लड़ाई, लड़ाई हो गई थी तो मैं इनपुट रिकॉर्ड करना भूल गया, अब इनपुट रिकॉर्ड मैं करना चाहता हूं, तो भूला हुआ इनपुट। सर नहीं, आपने लड़ाई वाली बात तो नहीं बताई थी, वो चुप, लड़ाई वाली बात नहीं, लड़ाई होगी तो मैं इनपुट रिकॉर्ड करना भूल गया, अब मैं करना चाह रहा हूं, कर लेता हूं रिकॉर्ड, भूला हुआ इनपुट। चीजें खुद बना के शम्स अपने घर ले गया या गिफ्ट कर दी बेटे को, सप्लाई में चली जाएंगी, सेल में, वर्किंग 3 में। फॉल्टी गुड्स अंडर वारंटी, अगर पड़ी होती सेल में तो निकाल देते, अभी ये कहीं नहीं जाने। जाएं जी, आप मेरे से कोई सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल ना सॉल्व कराइएगा क्लास में। अल्लाह हाफिज। क्या? नहीं 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 भाई, ये आप काट दें, ये मैं आपको अगली क्लास में समझा दूंगा ये क्या है, ये मैं अगली क्लास में आपको समझा दूंगा क्या है, ये काट दें। जाएं जाएं जाएं, अल्लाह हाफिज।